हाँ जी, तो करें स्टार्ट। वेलकम बैक कोडर आर्मी हमारी इस जावा की सीरीज में। और आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे कि पूरी की पूरी जावा की फाइल के अंदर एक ही पब्लिक क्लास क्यों होती है और उस पब्लिक क्लास का नेम फाइल नेम के इक्वल क्यों होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम जावा की क्लासेस के इन डेप्थ में जाएंगे। हम समझेंगे कि इन अनबॉक्सिंग और ऑटो बॉक्सिंग क्या होती है। हम समझेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है। हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पहले भी पढ़ी है पर उसको थोड़ा और डेप्थ में जाके समझेंगे। और हम समझेंगे पोजो क्लासेस क्या होती है। तो ये लेक्चर देखने में आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि आपकी क्लासेस की नॉलेज और ज्यादा अच्छी हो पाएगी इस लेक्चर के बाद में। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। हाँ जी, तो देखो अगेन मैंने अपना खाली डेमो डॉट जावा करके एक फाइल बना रखी है। तो मैं ना यहाँ पे आपसे दो चीज़ों की बात करना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये कि वाई वन पब्लिक क्लास पर फाइल, और दूसरी चीज़ ये वाई नेम of that public class should be same as file name। इन दोनों चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता मैं बता देता हूं। हमारे पास फाइल का नाम है डेमो डॉट जावा। मैं कह रहा हूं इस फाइल में एक ही पब्लिक क्लास एग्जिस्ट कर सकती है जिसका नाम होगा डेमो। फाइल नेम सेम होगा क्लास नेम के। अगर मैं एक और क्लास बनाने की कोशिश करूं, एक और पब्लिक क्लास, लेट्स से पब्लिक क्लास सैंपल, और अगर मैं ऐसे बनाने की कोशिश करूं तो देखो क्या होगा, जावा मुझे एक एरर देगा। एरर क्या है? द पब्लिक टाइप सैंपल मस्ट बी डिफाइंड इन इट्स ओन फाइल। ये कहता है भाई यहाँ पे सैंपल नहीं आ सकती है, पब्लिक फाइल है ना, पब्लिक क्लास है, तो उसको एक खुद की सैंपल फाइल में रखो, यहाँ पे नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं पब्लिक हटा दूं कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत सारी क्लासेस रख सकता हूँ जो नॉन पब्लिक है, पर एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है पूरी की पूरी फाइल में, ये जावा कहता है। और दूसरा, इस फाइल का नाम बिल्कुल क्लास नेम के इक्वल होना चाहिए। अगर मैं इसका क्लास फाइल नेम है डेमो डॉट जावा और क्लास नेम कर दूं सैंपल, तो देखो क्या होगा। इसको सैंपल को हटा देते हैं क्योंकि नाम सेम हो जाएगा। तो देखो जैसे ही मैंने इसको सेव किया, मेरी फाइल नेम भी अपने आप सैंपल डॉट जावा में कन्वर्ट हो गई। अगर मैं इसको वापस डेमो करके सेव करूं तो देखो फाइल नेम दोबारा डेमो डॉट जावा में कन्वर्ट हो गई। तो ये मुझे वो करने ही नहीं देगा। अगर मैं सिर्फ सेव ना करूं और सैंपल लिख के छोड़ दूं तो देखो मुझे एरर आ जाएगा। एरर क्या कहेगा? द पब्लिक टाइप सैंपल मस्ट बी डिफाइंड इन इट्स ओन फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे ऐसा करना ही नहीं देगा। ये कहेगा भाई अपनी खुद की फाइल में डिफाइन करो। अगर यहाँ पे डिफाइन करना है तो दोनों का नाम सेम होना चाहिए। अब ऐसा क्यों, ये दो रूल्स क्यों हैं, इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जेवीएम का रोल क्या होता था। हमने पढ़ा था कि जेवीएम का काम होता है हमारे कोड को रन करना। ठीक है, अब हमारा कोड जेवीएम रन कैसे करता है, हमने समझा है कि हमारे पूरे के पूरे कोड में एक मेन फंक्शन होता है। ठीक है, और वही फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, उस फंक्शन के अलावा कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता। तो अगर आपने बहुत सारे हजारों मेथड्स भी बना रखे हैं, अगर आप उनको मेन के अंदर कॉल नहीं करोगे तो वो कभी एग्जीक्यूट होंगे ही नहीं, वो कभी कॉल ही नहीं होंगे, है ना। तो सारा का सारा कोड जो एंट्री पॉइंट है हमारे पूरे के पूरे प्रोग्राम का, वो है मेन फंक्शन। ओके, तो जेवीएम को किसी तरह इस मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करने की जरूरत होती है ना। अब हमने समझा था कि मेन फंक्शन स्टैटिक क्यों होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए ताकि जेवीएम को इस डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े इस मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए, है ना। वो डायरेक्टली डेमो डॉट मेन ऐसे करके कॉल कर पाए, इसलिए हमने क्या किया, मेन को स्टैटिक कर दिया। ओके, ये तो हमने समझ लिया था। अब उसको पब्लिक क्यों होना चाहिए? भाई ऑब्वियस है ना कि अगर हमारा मेन फंक्शन पब्लिक नहीं हुआ तो जेवीएम को एक्सेसिबल कैसे होगा। पब्लिक जो मेथड्स होते हैं वो हर जगह एक्सेसिबल होते हैं, इनफैक्ट पैकेज के बाहर भी। तो ताकि जेवीएम उसे एक्सेस कर पाए, इसको पब्लिक भी होना चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम समझते हैं कि हमारी एक ही फाइल क्यों एग्जिस्ट करती है। अब आपको अच्छे समझ आएगा। इमेजिन करो कि एक ही जावा क्लास में हजारों फाइल्स हो सकती है। लेट्स से यहाँ पे मैं एक और फाइल कर सकता हूँ सैंपल, ठीक है, एक और क्लास कर सकता हूँ तो सैंपल 2, समथिंग लाइक दैट। मैं बहुत सारी क्लासेस बना सकता हूँ। अगर मान लो जावा अलाउ करता कि मैं एक से ज्यादा पब्लिक क्लास बनाता, तो मैं इसको भी पब्लिक बना सकता था, इसको भी पब्लिक बना सकता था। अभी नहीं बना पाऊंगा, अभी तो एरर आएगा, बट लेट से मैं बना पाता, कोई एरर नहीं आता। तो प्रॉब्लम ये होती कि जावा को कैसे पता लगता या जेवीएम को कैसे पता लगता इस पूरी फाइल में ये जो मेरा मेन फंक्शन है वो किस क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है। वो डेमो के अंदर भी हो सकता है, सैंपल के अंदर भी हो सकता है, सैंपल 2 के अंदर भी हो सकता है। तो मैं किसे कॉल करूं, मैं डेमो डॉट मेन करूं, सैंपल डॉट मेन करूं या सैंपल 2 डॉट मेन करूं। तो जेवीएम को ये कंफ्यूजन कभी ना हो। जावा कहता है भाई सिंपल रखते हैं, एक फाइल के अंदर, जिस फाइल को आप रन कर रहे हो उसके अंदर एक ही पब्लिक क्लास होगी, लेट्स से पब्लिक क्लास डेमो, बाकी कोई भी पब्लिक क्लास हो ही नहीं सकती। अब अगर कोई भी पब्लिक क्लास नहीं होगी और एक ही पब्लिक क्लास होगी तो क्या होगा, इस जेवीएम को यही क्लास एक्सेसिबल होगी, क्योंकि पब्लिक क्लास मतलब
मतलब इस पैकेज के बाहर एक्सेसिबल है, और JVM तो इस पैकेज के बाहर होगा जहां पे भी ये क्लास लिखी होगी, है ना। तो JVM को ये फाइल एक्सेसिबल हो इसलिए इसका पब्लिक होना जरूरी है, और इसी का पब्लिक होना जरूरी है और बाकी किसी का भी नहीं, ताकि JVM को कंफ्यूजन ही ना हो कि इस पूरी की पूरी क्लास में मुझे किसका मेन मेथड, किसके अंदर मेन मेथड एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, तो आई होप ये तो समझ गए कि भाई वाई वन पब्लिक क्लास पर फाइल। अब देखो, अब ऑब्वियसली JVM कैसे किसी फाइल को लोड करेगा, कैसे किसी क्लास को मेमोरी में लोड करेगा। भाई सिंपल रखते हैं ना, वो ये देखेगा कि फाइल का नाम क्या है। अगर फाइल का नाम है demo.java तो JVM के लिए कितना सिंपल हो जाएगा अगर वो सीधा डेमो फाइल को लोड कर पाए, है ना। यानी कि हमारी जो पब्लिक क्लास है डेमो, उसका नाम अगर बिल्कुल सेम हो जाए फाइल के नेम के हिसाब से, तो JVM को क्लास को लोड करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो JVM क्या करेगा, सीधा देखेगा फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम है डेमो, वो सीधा demo.java क्लास में लोड कर देगा, अपने मेमोरी में लोड कर देगा। और लोड करेगा तो उसका वो सीधा क्या कर सकता है, मेन मेथड कॉल कर सकता है। कैसे कर सकता है, वो सीधा लिखेगा भैया demo.main, वो क्लास नेम, डॉट ऑपरेटर और मेथड नेम, इस तरह करके मेन मेथड को कॉल कर पाएगा। तो आई होप आप समझ गए कि जावा इतना स्ट्रिक्ट रूल्स क्यों अप्लाई करता है। वो इसलिए अप्लाई करता है ताकि JVM को वो क्लास फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम ही ना हो जिसके अंदर मेन मेथड लिखा है, जिसको हमें रन करना है। ठीक है, कैसे, वो कहेगा भाई एक ही पब्लिक क्लास बनाओ ताकि JVM के पास वही क्लास एक्सेसिबल हो। दूसरा, उस क्लास का नाम बिल्कुल सेम कर दो फाइल नेम के हिसाब से, ताकि अगेन JVM सीधा फाइल नेम के हिसाब से समझ जाए कि कौन सी क्लास होगी पब्लिक जिसके अंदर मेरा मेन मेथड होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। पर अभी कई बच्चों का ना डाउट होगा कि भैया अच्छा, एक फाइल के अंदर एक पब्लिक क्लास हो सकती है, बट लेट्स से मेरे एक एप्लीकेशन में बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं। अभी जैसे मैंने demo.java बनाई, लेट्स से मैं एक और demo2.java बनाऊं, एक और demo3.java बनाऊं, उन तीनों में एक एक पब्लिक क्लास तो हो ही सकती है, यानी कि टोटल 3 पब्लिक क्लास हो गई। और उन तीनों में मेन फंक्शन तो किसी एक ही में एग्जिस्ट करेगा, है ना। तीनों में तो आप मेन लिखोगे नहीं। अब अगर आप पूरी की पूरी एक एप्लीकेशन बना रहे हो तो लेट्स से आपने डेमो के अंदर तो मेन लिखा हुआ है डेमो के अंदर, पर demo2 या demo3 जो फाइल होगी उसके अंदर मेन नहीं है। अब JVM को कैसे पता लगेगा कि मुझे कौन सी फाइल के अंदर जाना है और कौन से पब्लिक क्लास के अंदर मुझे मेन मिलेगा, है ना। ये तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल अप्लाई करो। आपने एक एप्लीकेशन लिखी, उसमें 3 क्या हो सकता है, 100 फाइल्स हो, ठीक है, अलग अलग जगहों पे, और उन 100 फाइल्स में किसी एक ही फाइल के अंदर, किसी एक पब्लिक क्लास के अंदर मेन फंक्शन होगा। ऑब्वियसली एक फाइल के अंदर एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है, उसके अंदर किसी के अंदर मेन मेथड होगा। पर जिसके भी अंदर मेन मेथड होगा उसी फाइल को तो जाकर के हम यहां से रन करते हैं, राइट। आप सोचो, आप किसी भी रैंडम फाइल को रन नहीं करते। जब हम demo2.java demo3.java भी बनाते थे और उसको इंपोर्ट भी करते थे डेमो में, है ना, तो आप क्या करते थे, जहां पे आपका मेन मेथड एग्जिस्ट करता है वहीं पे आप सारी फाइल्स इंपोर्ट करते हो। आप कहते हो भाई हर पैकेज से जो भी मुझे चाहिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा और रन करूंगा मैं इसी फाइल को, क्योंकि मेरा मेन फंक्शन यहीं पे एग्जिस्ट करता है। तो मैं अगर मान लो मैं टर्मिनल के थ्रू रन करता तो मैं कैसे लिखता, मैं लिखता javac demo.java, यानी कि पहले मैंने डेमो वाले फाइल को कंपाइल किया, उसके बाद जावा डेमो, फिर मैं रन करता डेमो को, और मेन फंक्शन से मेरा रन शुरू होता। उसके बाद कभी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो रहा होता, कभी कोई और मेथड कॉल हो रहा होता, और मैं इधर उधर जाता रहता, पर मेरा मेन फंक्शन से ही तो कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होता, राइट। तो एंट्री पॉइंट तो अभी भी यही है। तो इसका मतलब ये JVM को कैसे पता, ऐसे पता क्योंकि हम उसी फाइल को जाकर के रन करते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है, पर अब आपको इसका अच्छे से आइडिया लग गया होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमें समझना पड़ेगा ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग क्या होती है। अब ऑब्वियसली अगर हम जावा की क्लासेस को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ना ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमने जावा में डेटा टाइप्स पढ़े थे। हमने कहा था भाई जावा की पूरी डेटा टाइप्स की दुनिया 2 भागों में डिवाइड होती है। पूरी की पूरी दुनिया किस 2 भागों में भैया, प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव्स। ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है, नॉन प्रिमिटिव्स। अच्छा, तो हमारे प्रिमिटिव्स में हमारे डेटा टाइप्स आते होंगे, जैसे कि हमारा आता होगा इंट, हमारा आता होगा लॉन्ग, हमारा आता होगा शॉर्ट वगैरह वगैरह। अब ऐसे ही एक होता होगा फ्लोट, है ना, डबल, कैर, बूलियन, बहुत सारे डेटा टाइप्स हमारे यहाँ आते हैं जो हमने सारे पढ़ रखे हैं। ओके, और नॉन प्रिमिटिव्स में मैंने आपको क्या बोला था, सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स, या फिर जिसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हमारे ये आ जाते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। अब इसमें ना एक और चीज़ है, जावा हमें स्पेशल क्लासेस देता है इन डेटा टाइप्स की, रैपर क्लासेस। बेसिकली कहने का मतलब ये, जावा कहता है अगर तुम्हारे पास इंट है ना तो मैं एक और क्लास देता हूँ इंटीजर क्लास।
अभी ऑब्वियसली क्लास है तो हमारे नॉन प्रिमिटिव्स में आएगी, पर जो इंट करता है वो इंटीजर भी कर सकता है प्लस एक्स्ट्रा काम भी कर सकता है। सेम जावा कहता है कि अगर आपके पास लॉन्ग है तो मैं एक लॉन्ग क्लास भी देता हूँ, शॉर्ट है तो मैं एक शॉर्ट क्लास भी देता हूँ, फ्लोट है तो मैं फ्लोट करके एक क्लास भी देता हूँ, सेम डबल की एक क्लास देता हूँ, सेम कैरेक्टर की एक क्लास देता हूँ, कैरेक्टर कहता है वो उसको, और वो बूलियन की भी एक क्लास देता है। और इसमें जो भी अगर मैंने मिस कर दिया होगा, जैसे बाइट है तो बाइट की भी एक क्लास होगी वगैरह वगैरह। तो बेसिकली हर प्रिमिटिव्स की वो एक नॉन प्रिमिटिव क्लास देता है जिसको उसको रैपर क्लासेस बोलते हैं। जैसे इंट का रैपर है इंटीजर, लॉन्ग का रैपर है लॉन्ग, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो भैया ये रैपर क्लासेस एग्जिस्ट क्यों करती है ये थोड़ी देर में समझते हैं। पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, अगर ये रैपर क्लासेस हैं है तो आखिर क्लासेस ही, यानी कि इनके भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते होंगे। तो क्या फर्क होता होगा एक नॉर्मल इंट में? जब मैं ऐसे लिखता था इंट x इक्वल टू 10, तो यहाँ पे क्या होता था, मैं आपको समझाया था कि एक x नाम का कंटेनर मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, जिसका मेमोरी में बन जाएगा, जिसका नाम होगा x, उसके अंदर वैल्यू होगी 10, हमने पढ़ा है। पर अगर एक क्लास है इंटीजर क्लास, उसमें मेरे को एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है लेट्स से x, तो मैं सीधा नहीं कर सकता, मैं न्यू ऑपरेटर लगाता हूँ कोई भी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो मैं यहाँ लिखता न्यू इंटीजर, जैसे अभी तक हमने पढ़ा है हम क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और लेट्स से यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ उसके कंस्ट्रक्टर में 10। ठीक है, तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ऐसा मैं कंसेप्चुअली सोच रहा हूँ होगा ये कि हमारी हीप मेमोरी होगी, वहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी असाइन हो जाएगी, और ये हमारी स्टैक मेमोरी होगी, यहाँ पे एक x नाम का रेफरेंस वेरिएबल हो जाएगा और ये पॉइंट करेगा इस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में, और इस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में हमारे पास स्टोर होगा 10, कुछ इस तरीके से। तो ये फर्क है इंट x इक्वल टू 10 में और इंटीजर x इक्वल टू न्यू इंटीजर 10 में। यहाँ पे तो भाई सीधा स्टैक मेमोरी में कंटेनर बन गया होगा, और यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल होगा हमारी स्टैक मेमोरी के अंदर, ये हमारी स्टैक होगी और ये हमारी हीप होगी, और हीप मेमोरी के अंदर एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और x उसे पॉइंट करता होगा। यानी कि अगर मुझे वैल्यू चाहिए होगी तो मैं x डॉट कुछ वैल्यू या कुछ भी करके इसको निकाल सकता हूँ। मैं अभी सोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता ऐसा सिंटेक्स है या नहीं है, अभी मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट है तो ये सब होता होगा। सेम गोज फॉर लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बूलियन या जो भी है ना, जो भी मैंने मिस भी कर दिए वो सब भी है ना। तो ये तो ऑब्वियस है ना कि ऐसा तो होता ही होगा। इसका मतलब अगर मैं इमेजिन करूं कि कंसेप्चुअल व्यू इस क्लास इंटीजर का कैसे दिखता होगा, तो कुछ ऐसा होता होगा ना, हमारी एक इंटीजर क्लास बना रखी होगी जावा ने अंदर से, और उसके अंदर क्या क्या डाल रखा होगा, उसके अंदर सबसे पहले होगी एक इंट वैल्यू। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे बेसिकली स्टोर करने वाला हूँ, जैसे 10 स्टोर करूंगा तो यहाँ पे उसका नाम हो गया वैल्यू, ये बेसिक इंटीजर टाइप की ही होगी। ठीक है, क्योंकि इंटीजर क्लास अंदर से तो इंट टाइप को ही स्टोर करेगा ना, तो ये प्रिमिटिव इंट टाइप की ही होगी। इसके अलावा होते होंगे कुछ कंस्ट्रक्टर्स, है ना, और इसके अलावा होते होंगे कुछ मेथड्स। ये मेरा कंसेप्चुअल व्यू है कि भैया ऐसे तो जावा ने कुछ किया होगा अंदर से, कुछ तो किया होगा, अभी समझेंगे क्या किया होगा, पर ये कंसेप्चुअल व्यू है। ठीक है, इसको थोड़ा और ब्रॉड करेंगे हम धीरे धीरे। सबसे पहले अब समझते हैं कि रैपर क्लासेस एग्जिस्ट ही क्यों करती हैं। अगर हमारे पास इंट था तो हमें इंटीजर की जरूरत क्यों पड़ी? सेम गोज फॉर एवरीथिंग। अगर हमारे पास फ्लोट था तो भैया फ्लोट की जरूरत क्यों पड़ी, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ओके, देखो रैपर क्लासेस एग्जिस्ट होने का रीजन सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि ये है हमारी प्रिमिटिव क्लासेस, इसको मैं बोलता हूं प्रिमिटिव्स, और ये है हमारी रैपर्स, उसके रैपर्स नॉन प्रिमिटिव्स। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हमारे रैपर क्लासेस एग्जिस्ट होने का रीजन बस एक है कि बहुत सारे जावा में ऐसी चीजें हैं, जैसे जावा का कलेक्शन फ्रेमवर्क जो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो सिर्फ क्लासेस से डील करता है, ऑब्जेक्ट से डील करता है, वो प्रिमिटिव से डील ही नहीं करता। कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या क्या आता है, जैसे आता है एरे लिस्ट, ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, लिंक लिस्ट, बहुत सारी चीजें आती है। तो ये सब जो एरे लिस्ट होती है, लिंक लिस्ट होती है, ये सब ना अपने क्लासेस पे ही वर्क कर सकती है। इंटीजर, फ्लोट, ये कभी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप पे वर्क करने के लिए बनी ही नहीं है। ओके, दूसरा, क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो जावा को चाहिए कि हर प्रिमिटिव के एक सब्स्टिट्यूटेबल नॉन प्रिमिटिव क्लास होनी चाहिए। जैसे इंट है तो उसका एक इंटीजर क्लास होनी चाहिए, फ्लोट है तो फ्लोट क्लास होनी चाहिए, क्योंकि क्लासेस हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। उसके अंदर इंटीजर के अंदर आप एक वैल्यू तो डाल सकते हो, पर क्योंकि जैसे मैंने देखा अगर ये क्लास है तो इसके अंदर कुछ मेथड्स भी होंगे, मेथड्स, और वो मेथड्स हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते होंगे, कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करते होंगे, तो जावा ने रैपर क्लासेस बना रखी है। ओके, ठीक है, अगर आप कहते हो कि भैया रैपर क्लासेस होना ज़रूरी है क्योंकि कई सारे कलेक्शन फ्रेमवर्क्स और भी बहुत सारी चीज़ें रैपर क्लासेस ही यूज़ करती है और प्रिमिटिव्स यूज़ नहीं करती, तो फिर प्रिमिटिव क्यों एग्जिस्ट करते हैं आज तक?
बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि अगर रैपर क्लासेस है तो प्रिमिटिव्स की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। देखो प्रिमिटिव्स एग्जिस्ट करते हैं जावा में बिकॉज ऑफ टू रीजन, बहुत सॉलिड टू रीजन है। पहला रीजन है बिकॉज ऑफ लेगेसी, क्योंकि से जो पुरानी लैंग्वेजेस थी सी प्लस प्लस, क्योंकि उसमें हमारे प्रिमिटिव्स एग्जिस्ट करते थे, तो उस लेगेसी को मेंटेन करने के लिए जावा ने इसमें भी प्रिमिटिव्स को एग्जिस्ट करवा रखा है। क्यों लेगेसी मेंटेन करनी है भैया? होता है ना ऑब्वियसली, बहुत सारे लोग सी प्लस प्लस से जावा में शिफ्ट करेंगे। जावा जब बन रही थी तो उन्होंने सोचा था कि बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी डेवलपमेंट करते हैं, जो कोडिंग जानते हैं, वो सी प्लस प्लस से आएंगे, तो मैं चाहूंगा कि मैं उन्हें अट्रैक्ट कर पाऊँ, तो मैंने उसमें प्रिमिटिव्स एज इट इज रखे। अब दूसरा रीजन जो कि और वैल्यूएबल रीजन है वो है इनका फास्ट होना। प्रिमिटिव्स जो होते हैं वो फास्ट होते हैं। फास्ट क्यों होते हैं भाई? आप सोचो, एक जगह आप लिखते हो int x इक्वल टू 10 और एक जगह आप लिखते हो वही जो हमने पहले सोचा था, इंटीजर x इक्वल टू न्यू इंटीजर, और फिर इसमें आप वैल्यू 10 मारते हो। इसमें फास्ट कौन होगा? int x इक्वल टू 10। क्यों? क्योंकि इसको स्टोर करने के लिए क्या करना है, एक x की कंटेनर बनेगा जिसमें वैल्यू होगी 10। लेकिन जब आप एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हो, तो हमने डिस्कस किया था ना, पहले उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी के अलावा मेटा डेटा को भी स्टोर करना पड़ता है, कुछ पैडिंग डिटेल्स भी लगती है, फिर वो हीप में स्टोर होता है, उसका रेफरेंस वेरिएबल स्टैक में स्टोर होता है, तो कम ऑप्टिमाइज्ड है, ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है ना, ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करता है, तो स्लो है। लेकिन प्रिमिटिव्स के साथ काम करना फास्ट है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डील ही नहीं कर रहे हैं, अगर आप डील भी कर रहे हो और आपको इतना ज़्यादा इंटीजर फ्लोट हर जगह ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो आप प्रिमिटिव्स के साथ काम करो, जो कि अभी तक हम करते भी आए थे। इनफैक्ट मोस्टली हम आगे भी करते रहेंगे। हम इनको भी यूज़ करेंगे, बहुत यूज़ करेंगे, खासकर तब यूज़ करेंगे जब हम कलेक्शन फ्रेमवर्क्स पढ़ रहे होंगे, पर हम प्रिमिटिव्स को भी यूज़ करेंगे, राइट? तो इसलिए ये आज तक एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर आप ये समझ गए कि रैपर क्लासेस क्या होती हैं और प्रिमिटिव्स की पर रैपर क्लास क्या है, उसकी मैपिंग क्या है, इंट की इंटीजर है, फ्लोट की फ्लोटिंग है, वगैरह वगैरह, अगर आप ये समझ गए तो अब समझना बहुत आसान हो जाएगा कि ऑटो बॉक्सिंग क्या होती है और अनबॉक्सिंग क्या होती है। ठीक है, ओके। ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग को समझते हैं। अब ऑटो बॉक्सिंग कहती है कि लेट से आपने कोई भी चीज प्रिमिटिव इंट में डिक्लेयर की है और उसको आप असाइन कर दो इंटीजर क्लास से, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। आपको कोई कास्टिंग या कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कोई खुद से सिंटेक्स नहीं लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि अगर मैं अपने कोड में कहीं लिखूं int x इक्वल टू 10 लेट से, और मैं एक और इंटीजर क्लास भी डिफाइन करूं इंटीजर y, और अगर मैं इसको असाइन कर दूं सीधा x से, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर x, तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो भी ये प्रिमिटिव इंट है ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। अब यहाँ पे ये x क्या था? ये प्रिमिटिव इंट था, और मैंने इसको जैसे ही इंटीजर y इक्वल टू x लिखा, यानी कि ये x अपने आप कन्वर्ट हो गया इंटीजर में, अपने आप कन्वर्ट हो गया। हमें खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी को जावा कहता है ऑटो बॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग, अब देखो नाम से समझ आ रहा होगा, x इक्वल टू 10 एक प्रिमिटिव टाइप है और ऑब्जेक्ट को हम हमेशा एक बॉक्स की तरह इमेजिन करते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज आ सकती है। तो हमने 10 को अपने आप एक बॉक्स में डाल दिया, अपने आप, ठीक है, कंपाइलर ने वो खुद से कर दिया, आपको खुद से करने की कुछ जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, पर ये हुआ कैसे होगा? अब ये कोई मैजिक तो है नहीं, है ना, ऐसे तो है नहीं कि इंटीजर y इक्वल टू x लिखा और ऐसे कैसा चल गया होगा। कंपाइलर ने अंदर से खुद इसमें कुछ चेंजेस किए होंगे कि वो समझ गया आप करना क्या चाहते हो और अब मैं खुद से कुछ कोड लिख दूंगा। तो ऐसा होगा ना कि इस लाइन को चेंज करके कंपाइलर ने अंदर से कंपाइल टाइम पे ही ऐसा लिख दिया होगा इंटीजर y इक्वल टू न्यू इंटीजर, और इस x को अपने कंस्ट्रक्टर में ले लिया होगा। कुछ इस तरीके से कंपाइलर ने इंटरनली कर दिया होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं, है ना? बिल्कुल सही बात। ऐसा ही होता था पहले ओल्ड जावा में। उसके बाद क्या हुआ कि जावा ने कहा ये ना थोड़ा सा अनऑप्टिमाइज तरीका है कि मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू कराऊं। जावा ने क्या किया, एक नया मेथड दे दिया जिस मेथड का नाम है वैल्यू ऑफ। जावा ने मेथड दे दिया और जावा ने कहा कि अब इंटरनली मैं सिंटेक्स को कुछ ऐसे चेंज करूंगा, इंटीजर y इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, और यहां पे x अपना पास कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब जावा ये करता है मॉडर्न में, ठीक है, तो ये वाला जो वर्जन था ये ओल्ड जावा में होता है और ये न्यू। इनफैक्ट अभी की सारी जावा के वर्जन्स में हम ये करते हैं, एंड ये अंदर से होता है, आपको पता नहीं चलता। आपको तो बस ये लिखने की जरूरत है इंटीजर y इक्वल टू x, अपने आप ऑटो बॉक्सिंग हो जाएगी, पर अंदर से जावा ये वाली लाइन लिखता है, ठीक है। अब आप सोचो कि मैंने आपको बोला ये थोड़ा सा अनऑप्टिमाइज था, ये थोड़ा बेटर अप्रोच है। बेटर किस सेंस में होगी मैं बताता हूं। बेटर ये इस सेंस में है कि अंदर से ना ये
कैशिंग का यूज करता है थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज बनाने के लिए। इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे बाद में कि कैसे कैशिंग से थोड़ा इसको बेटर कर लेता है, पर अभी आप समझ लो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ एक मेथड है, वो एक वैल्यू लेता है, प्रिमिटिव वैल्यू लेता है एक्स, और उसको अपने आप कन्वर्ट कर देता है एक नॉन प्रिमिटिव इंटीजर में, एक रैपर क्लास में। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था ना कि कंसेप्चुअली जो हम इमेजिन कर रहे हैं इंटीजर क्लास दिखती कैसी होगी अंदर से, जो हमारी क्लास इंटीजर जावा ने बना के रखी होगी वो अंदर से दिखती कैसी होगी। तो मैंने तो बस अभी तक ये इमेजिन किया था कि उसमें इंट करके एक वैल्यू होगी, उसके अलावा कुछ कंस्ट्रक्टर होंगे, जैसे यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा था। अब मेरे को एक और मेथड मिला कि उसके अंदर एक वैल्यू ऑफ नाम का मेथड भी तो होगा, तभी तो मैं इस तरह लिख पा रहा हूँ, या कंपाइलर इस तरह लिख पा रहा है खुद से, है ना। तो वैल्यू ऑफ नाम का एक मेथड भी होगा। अब आप सोचो मैं कॉल कर रहा हूँ इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, यानी कि क्लास नेम डॉट मेथड नेम, तो वो मेथड स्टैटिक भी होना चाहिए, तभी तो मैं उसके क्लास नेम के थ्रू कॉल कर पा रहा हूँ। यानी कि अब मेरा जो कंसेप्चुअल व्यू है क्लास का वो कुछ ऐसा दिखता है, वो कुछ ऐसा दिखता है कि हमारी क्लास होगी इंटीजर, ओके, और मैंने ये समझ लिया कि उसमें इंट वैल्यू तो होगी, ठीक है, और कुछ कंस्ट्रक्टर होते होंगे, उसके अलावा एक मेथड होता होगा जो स्टैटिक होगा। तो लेट्स से मैंने बोल दिया स्टैटिक, और उस मेथड का नाम क्या होगा, वैल्यू ऑफ, और ये क्या लेता होगा, ये एक इंट एक्स लेता होगा और कुछ कुछ करके उसे कन्वर्ट करता होगा। अब यहाँ पे मैंने इसका रिटर्न टाइप नहीं लिखा, रिटर्न टाइप होगा इसका इंटीजर, कुछ इस तरीके से, और उसको कन्वर्ट करता होगा इंटीजर में, है ना। तो ये अभी तक मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि भाई जावा की जो इंटरनल इंटीजर क्लास है वो ऐसी दिखती होगी, एंड दैट गोज फॉर एवरी रैपर क्लास, डबल बी, फ्लोट बी, कुछ इस तरीके से दिखती होगी। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको ऑटो बॉक्सिंग समझ आ गया तो अनबॉक्सिंग एकदम इसका उल्टा है। अगर लेट से मैं लिखता हूं इंटीजर x इक्वल टू 10, तो मैंने कुछ ऐसा लिखा। अब मैं इसको आराम से वापस प्रिमिटिव में भी कन्वर्ट कर सकता हूं कुछ ऐसे लिख के, यानी कि ये लाइन लिखते ही मेरा y के अंदर भी 10 स्टोर हो जाएगा, है ना। ऑब्वियसली ये लाइन भी कोई मैजिक नहीं है, अंदर से जावा ने इसमें भी कुछ किया होगा, है ना। अब इसको हम पहले तो लिख देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अनबॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग। पर ये तो आपने लिखा तो हो गया, पर अंदर से जावा ने कुछ ऐसा किया, अंदर से जावा ने लिखा इंट y इक्वल टू एक्स डॉट इंट वैल्यू, एक मेथड कॉल कराया इंट वैल्यू, और ये मेथड कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, बस वो क्या करता है इस x को प्रिमिटिव x में कन्वर्ट कर देता है। ये x क्या है, ये इंटीजर है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको उसने सीधा कन्वर्ट कर इसमें कर दिया एक प्रिमिटिव टाइप में। तो x डॉट इंट वैल्यू एक मेथड है जो ये काम करता है, कंपाइलर अंदर से ये खुद से लिख देता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखो ये जो इंट वैल्यू नाम का मेथड है ये मैं किस पे कॉल कर रहा हूँ, x पे कॉल कर रहा हूँ। x क्या है, इंटीजर है, यानी कि इंट वैल्यू नाम का मेथड भी मेरी इंटीजर क्लास के अंदर होना चाहिए, तभी तो मैं उसे कॉल कर पा रहा हूँ। दूसरा, ये स्टैटिक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इसको एक ऑब्जेक्ट नेम से कॉल कर रहा हूँ, है ना। अगर ये स्टैटिक होता तो मैं स्टैटिक क्लास नेम से इंटीजर और इंट वैल्यू कर सकता था, है ना। तो यानी कि अब मेरी इंटीजर क्लास में एक और मेथड जुड़ गया इंट वैल्यू नाम का। हम धीरे धीरे इंटीजर क्लास कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर से दिखती कैसी होगी, अभी तक हमने जाकर उसे देखा नहीं है, ठीक है। तो ये भी जोड़ देते हैं। तो देखो मैंने दोबारा से अपनी इंटीजर क्लास लिखी, जो अभी तक हमें उसके बारे में पता है। हमने कहा एक वैल्यू नाम का, इंट वैल्यू नाम का एक वेरिएबल होता होगा, कुछ कंस्ट्रक्टर्स होते होंगे। ये वैल्यू ऑफ नाम का मेथड तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, ये एक इंट एक्स लेता होगा और इंटीजर रिटर्न करता होगा, है ना। उसी तरीके से एक नया मेथड आ गया हमारे लाइन में इंट वैल्यू। ये क्या करता होगा, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता होगा, कोई पैरामीटर नहीं है इसके पास, और सीधा वैल्यू रिटर्न करता होगा, यानी कि ये वाली वैल्यू। तभी तो देखो हमने लिखा एक्स डॉट इंट वैल्यू, और जो भी एक्स के अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी वो रिटर्न हो गई होगी। अब वैसे इसी क्लास में मैंने क्या किया, रिटर्न वैल्यू, यहाँ पे मैं लिख सकता था दिस डॉट वैल्यू, कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, है ना। इस क्लास में ये जो वैल्यू फील्ड है इसको रिटर्न कर दो। तो इंट वैल्यू एक तरह का क्या हो गया, गेटर नहीं हो गया, गेटर मेथड हो गया कि भाई हम इसको गेट कर सकते हैं। ये गेट वैल्यू हो सकता था, पर इसका नाम रखा हुआ है लेट से इंट वैल्यू। ओके, बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा थोड़ा और विजुलाइज कर सकता हूँ, ठीक है। चलो अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब ये सब जो अभी तक हमने किया है ना, एक बार फटाफट इसे कोड में देख लेते हैं। हाँ जी, तो देखो मैंने अगेन अपने डेमो 2.java करके एक फाइल बना रखी है सिंपल। अब मैंने क्या बोला था, मेरे को देखना है ऑटो बॉक्सिंग। तो पहले लेट से ऑटो बॉक्सिंग ही देखते हैं, ठीक है। ऑटो बॉक्सिंग मैंने क्या बोला था, लेट से अगर मैं एक इंट एक्स डिफाइन करूँ, इंट एक्स इक्वल टू 10, और मैं अगर लिखूँ इंटीजर, इंटीजर जो हमारी क्लास है y इक्वल टू एक्स, तो देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड है, यानी कि y के अंदर हमारा 10 आ गया होगा। ओके, इसको भी थोड़ी देर में देखते हैं। दूसरा मैं कह रहा था कि हमारा अनबॉक्सिंग क्या होता है, अनबॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग कहता है लेट से एक बार के लिए मैं एक और नया वेरिएबल लेता हूँ इंट a, ठीक है। नहीं इस बार सॉरी, पहले मैं क्लास लेता हूँ हमारी इंटीजर a, और अगर उसके अंदर कोई वैल्यू है तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं पहले ऐसे करूँ न्यू
इंटीजर और उसका नाम रख दूं लेट्स से 10 कुछ ऐसे, या इस बार 20 रख देते हैं, 20 कुछ ऐसे। पर आप देख रहे हो स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। हाँ, जैसे मैंने ये लिखा मेरे पास कोई एरर तो नहीं आया, पर देखो ये इंटीजर कटा हुआ आया, ठीक है। ऐसा क्यों आ रहा है? अगर हम इसको पढ़े तो वार्निंग है, द कंस्ट्रक्टर इंटीजर हैज बीन डेप्रिशिएटेड सिंस वर्जन 9 एंड मार्क्ड फॉर रिमूवल। ठीक है, डेप्रिशिएट मत करने का मतलब बस ये होता है कि जावा कह रहा है अब इसको यूज मत करो, इसको धीरे धीरे मैं हटाने वाला हूं, अपने नए वर्जन में जावा इसको हटा देगा, तो इसको यूज करना आपके लिए वो नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है, राइट। पर ऑब्वियसली मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको यूज करने में। तो मैं बस इसको यूज करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं ऐसे भी वैल्यू को असाइन कर सकता हूँ इंटीजर में। और मैं दूसरा क्या कर सकता हूं, अगर मेरे पास इंट भी होता उसको सीधा ये वैल्यू दे सकता था, देखो कोई एरर नहीं है। पर क्योंकि ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग होती है, ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग होती है, तो आप इससे को दोबारा देखो, अगर मैं लिखा इंट x इक्वल टू 10 और इंटीजर y इक्वल टू x, तो ये हो गया होगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, लेट्स से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, तो मैं यहाँ पे x भी प्रिंट कर सकता हूँ, वैसे ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln मैं y भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो x और y मैं दोनों यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो मेरा दोनों बार 10 प्रिंट हो गया। अब आप एक और चीज सोचो, ये इंटीजर y इक्वल टू एक्स अंदर से क्या हो रहा होगा, मैंने आपको क्या कहा था, अंदर से कंपाइलर कुछ ऐसे कर रहा होगा, वो दिखता होगा इंटीजर y इक्वल टू, वो इसको लिखता होगा न्यू इंटीजर और यहाँ पे डाल देता होगा x। और मैंने कहा था ये तो ओल्ड जावा में होगा, इसलिए देखो इंटीजर पे दोबारा से स्लैश आ रहा है कि भाई ये अलाउड नहीं है करना। न्यू जावा में क्या होता होगा, हमारा एक स्टैटिक मेथड कॉल होता होगा इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे वो डाल देता होगा x और इसको कर देता होगा बंद। देखो कोई एरर नहीं आया। तो अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और इसको भी रहने दूं तो भी हमारा 10 प्रिंट हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। यानी कि ये लिखना बिल्कुल ही हमारा ऑप्शनल हो गया। अब मैं सीधा ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैं उसे क्यों ही लिखूँ, इतना बड़ा सिंटेक्स है ना, मुझे याद रखने की जरूरत ही नहीं है, मैं ऐसे कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रही होगी हमारी ऑटो बॉक्सिंग हो रही होगी, ऑटो बॉक्सिंग। इनफैक्ट आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, हमारी अनबॉक्सिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ऑल्दो हमने नोटिस नहीं किया, पर यहाँ पे जब मैं इस लाइन को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मेरी अनबॉक्सिंग हो रही है। कैसे, आप सोचो, ये जो y है ये तो एक इंटीजर ऑब्जेक्ट है ना, ये तो रेफरेंस वेरिएबल है इंटीजर का, तो मैं डायरेक्टली रेफरेंस वेरिएबल थोड़ी प्रिंट करता था कभी भी। तो अगर एग्जांपल के लिए आप समझो, मेरे पास एक क्लास होती थी स्टूडेंट, ठीक है, और उसके अंदर कुछ डेटा होता होगा स्टूडेंट का, तो जब भी मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाता था, मैं कुछ ऐसा बनाता था, स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से। और मुझे अगर S1 में कुछ प्रिंट करना पड़ता था तो मैं S1 डॉट उसके अंदर जो भी प्रिंट करना है वो डालता था, है ना। तो अगर मान लो इसके अंदर नेम होगा तो मैं लिखूंगा S1 डॉट नेम, कुछ इस तरीके से करता था, है ना। पर मैं डायरेक्टली S1 थोड़ी प्रिंट करता था। तो सेम तरीके से यहाँ पे मैं डायरेक्टली y कैसे प्रिंट कर पा रहा हूँ, मेरे को तो लिखना चाहिए y डॉट जो भी उसके अंदर वैल्यू मिलती होगी, और हमें पता है मेथड क्या है, मेथड का नाम है इंट वैल्यू, है ना। ये भी हमने देखा था, इंट वैल्यू एक मेथड है जो उसकी इंटीजर वैल्यू, आपकी जो प्रिमिटिव वैल्यू है वो लाके देता होगा। तो देखो अगर मैं ये भी लिखूंगा तो भी सही है, तो भी हमारा 10 प्रिंट हो जाएगा, बिल्कुल सही। और ये नहीं भी लिखूंगा तो भी सही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हमारा 10 तो प्रिंट हो ही रहा था। ओके, यानी कि यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो रही है। ये जो ऑब्जेक्ट y है ये अपने आप प्रिमिटिव y में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि जब भी जावा इसको देखता है लिखा हुआ, जावा अपने आप डॉट इंट वैल्यू यहाँ लगा देता होगा, आपने देखा ही था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो बॉक्सिंग हो रही है, यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो रही है। अनबॉक्सिंग का हमने एक अलग से एग्जाम्पल भी देखा कि लेट से मैं ऐसे करूँ, और जो मैंने कहा था ये रिकमेंडेड नहीं है, हम अभी नहीं करते, तो हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूँ 20, तो ये सही है। और यहाँ पे इंट b इक्वल टू a हमने किया ही हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे a और b को प्रिंट करूंगा तो मेरा दोनों तरफ 20 आ जाना चाहिए। तो देखो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, ओके 10 आया पहले, फिर 20, ठीक है, तो ये 20 भी आ गया। पर अगेन क्या मुझे ये भी करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। मैं सीधा यहाँ पे वैल्यू असाइन कर सकता हूँ 20 की, कुछ ऐसे। क्यों, क्योंकि हमें पता है हमारा अपने आप ऑटो बॉक्सिंग हो जाता है, यानी कि ये जो 20 है अपने आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी स्पेसिफिकली हो रही है ऑटो बॉक्सिंग। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट ए को बी में साइन करूंगा तो ये भी अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे मेरी हो रही है अनबॉक्सिंग। तो हमको दोनों बता दिए कि कैसे दोनों जगह ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग अप्लाई हो रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर मैं ए को डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रही है मेरी अनबॉक्सिंग, और वीक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ओके, अब अगेन ये सिंटेक्स अगर कंपाइलर देखता होगा तो क्या करता होगा, ए डॉट इंट वैल्यू लगा देता होगा अपने आप, क्योंकि ए तो एक ऑब्जेक्ट है ना, हमें लगाने की जरूरत नहीं है, वो कंपाइलर खुद से लगा देता होगा। ओके, बहुत बढ़िया, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है।
अब इसके अलावा ना एक और चीज़ की बात करते हैं कि कब ये ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग अपने आप अप्लाई होती होगी, किन किन कंडीशंस पे होती होगी, ठीक है। अब एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि असाइनमेंट पे अप्लाई होती है कि अगर आप एक इंटीजर वाई में एक्स भी असाइन कर सकते हो तो ऑटो बॉक्सिंग हो जाएगी, या फिर एक इंट बी में एक इंटीजर भी असाइन कर सकते हो तो अनबॉक्सिंग हो जाएगी। तो कब कब वैल्यू एप्लीकेबल होती है, तो पहले लेट से मैं लिख देता हूँ असाइनमेंट्स में, असाइनमेंट स्टेटमेंट्स में, ओके। अब एक और तरीका है ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग अप्लाई करने का, वो है मेथड कॉल में। अब लेट से यहाँ पे मैं एक मेथड बना के रखता हूँ स्टैटिक वॉइड, ठीक है, और उसका नाम है लेट से प्रिंट इंटीजर, प्रिंट इंटीजर। ये क्या करता है, एक इंट एक्स एक्सपेक्ट करता है और उसको प्रिंट कर देता है स्क्रीन पे, तो system.out.println और x यहाँ पे प्रिंट कर देता होगा कुछ इस तरीके से। अब मैं कह रहा हूँ कि लेट से पहले एक बार मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं जब इस मेथड को कॉल करूंगा, तो जब मैं इस प्रिंट इंटीजर मेथड को कॉल करता हूँ कुछ वैल्यू देके, लेट से मुझे स्क्रीन पे 50 प्रिंट करना है, तो मैं 50 दूंगा तो मेरा स्क्रीन पे 50 तो प्रिंट हो ही जाएगा, ये तो ऑब्वियस है 50, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे इंटीजर 50 भी दे सकता हूँ। तो बेसिकली अगर मान लो मेरे पास कोई इंटीजर है x इक्वल टू 50, जो कि मैं कर सकता हूँ डायरेक्टली, तो मैं यहाँ पे x को भी भेज सकता हूँ, तब भी मेरा ये कोड चल जाएगा। यानी कि मेरा अपने आप जो 50 है, ये जो x 50 है, यहाँ पे आके अनबॉक्स हो जाएगा। तो ये हमारे बेसिकली किस में भी हो सकता है, मेथड कॉल्स में भी, हमारे मेथड कॉल्स में भी। हम आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे 50 भेजा, पैरामीटर में 50 एक्सपेक्ट कर लिया अनबॉक्स करके। उल्टा भी हो सकता है, लेट से ये इंट है, ये इंट है और ये इंटीजर एक्सपेक्ट करता है, ये आपका इंटीजर एक्सपेक्ट करता है, तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है, तब भी ये कोड चल जाएगा। यानी कि हमारा अनबॉक्स भी हो जाएगा, ऑटो बॉक्स भी हो जाएगा। तो मेथड कॉल्स में। तीसरा एक और तरीका है आपकी एरिथमेटिक ऑपरेशंस में, लेट्स से एरिथमेटिक ऑपरेशंस, आपकी एरिथमेटिक ऑपरेशंस में भी हो सकता है। तो ये कैसे हो सकता है, लेट से यहीं पे इसको भी मैं एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर सम, या पहले मैं एक इंटीजर a डिफाइन करता हूँ 10 और एक इंटीजर b डिफाइन करता हूँ लेट से 20। तो आपको पता ही यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑटो बॉक्सिंग हो रही है, क्योंकि 10 डॉट इंट वैल्यू 20 डॉट इंट वैल्यू कुछ इस तरह चल रहा होगा, सॉरी इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 10 इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 20 कुछ इस तरह चल रहा होगा, और ये 10 इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा होगा अंदर से, है ना। और मैं कर सकता हूँ लेट से इंट सम इक्वल टू a प्लस b, कुछ ऐसे, और ये भी वैलिड है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं सम को भी प्रिंट कर सकता हूँ और मेरा आंसर आराम से प्रिंट हो जाएगा। तो इसको मैं लिख दिया सम, और मेरा आ जाएगा यहाँ पे 20 + 10 30, बिल्कुल सही है ना। तो अंदर से क्या हुआ होगा, पहले ये a इंटीजर से इंट में कन्वर्ट हुआ होगा, b इंटीजर से इंट में कन्वर्ट हुआ होगा, उन दोनों इंट में एडिशन हुआ होगा और वो असाइन हुआ होगा हमारे सम को, है ना। तो पहले ये अनबॉक्स हुआ, ये अनबॉक्स हुआ, यानी कि अपने आप अंदर से a डॉट इंट वैल्यू और b डॉट इंट वैल्यू कंपाइलर ने खुद से लिख दिया होगा, b डॉट इंट वैल्यू, फिर इन दोनों को ऐड किया होगा, सम में असाइन किया होगा और सम को हमने प्रिंट कर दिया होगा। तो हमारे मेथड कॉल्स में भी हमारा मेथड ऑपरेशन सॉरी एरिथमेटिक ऑपरेशंस में भी हमारी ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग होती है। आई होप आपको ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मुझे इसमें एक और लास्ट चीज़ आपको समझानी है, वो ये है, पहले मैं इस पूरे को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारा बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे मेन मेथड, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि इंटीजर x इक्वल टू 10 जब मैं ये लिखता हूँ, तो आखिरकार इंटरनली क्या हो रहा होगा, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 10 इस तरह कन्वर्ट होता होगा ये, और ये एक ऑब्जेक्ट बन जाता होगा। अब मैंने आपको बोला है कि ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, नल भी स्टोर कर सकते हैं, नल मतलब नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं यहाँ पे इंटीजर x इक्वल टू नल ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये भी वैलिड है। पर मान लो अब अगर मैंने इसको अनबॉक्स करने की कोशिश की इंट y इक्वल टू x, तो मुझे कोई कंपाइलर एरर नहीं आएगा। पर जब मैं इस y को प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, अब देखो x के अंदर नल स्टोर है, ऑब्जेक्ट नल स्टोर कर सकते हैं, नल का मतलब होता है नो वैल्यू, ठीक है। पर ये जो हमारे प्रिमिटिव्स हैं ये कोई नल स्टोर नहीं कर सकते, इनको नल का मतलब ही नहीं पता। हाँ, अगर आपने y में कोई वैल्यू नहीं डालनी, आप 0 डाल दो, अगर आप चाहते हो आपको कोई और वैल्यू नहीं डालनी, पर आपको 0 तो कम से कम डालना पड़ेगा, है ना। आप नल कुछ नहीं डाल सकते y में, ठीक है। पर आप देखो यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हो y इक्वल टू x, या फिर अंदर से क्या हो रहा होगा, x के अंदर नल है, अंदर से ये x डॉट इंट वैल्यू कर रहा होगा, यानी कि ये नल पे डॉट इंट वैल्यू कॉल कर रहा होगा। आप नल पे अगर कोई भी मेथड कॉल करने की कोशिश करोगे तो कंपाइलर आपको एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा, नॉट कंपाइलर, रन टाइम पे आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिलेगा। तो अगर आप देखो इसको अगर मैं हटा भी दूं, तो जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा, ये देखो मेरे पास सीधा नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया। और अगर आप इसको पढ़ भी लोगे तो वही बोलेगा कि भैया कैन नॉट इन्वॉक इंट वैल्यू बिकॉज ये आपका नल है, ठीक है, सिंपल। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कभी भी ऐसे कोई अनबॉक्सिंग या ऑटो बॉक्सिंग करने की कोशिश ना करें जिसमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाए, ठीक है।
चलो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब मुझे ना आपको एक और टॉपिक के बारे में समझाना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक और फाइल बनाता हूँ नई, demo3.java के नाम से। हाँ जी, तो जो मेरे को आपको नई चीज़ समझानी है उसके लिए मैंने अगेन demo3 करके एक नई फाइल बना रखी है, क्योंकि अगेन पुरानी फाइलों में बहुत सारा कोड हो जाता है। तो वो नई चीज़ ये है, लेट से मेरे पास दो इंटीजर हैं, सिंपल पहले प्रिमिटिव बनाता हूँ, int x इक्वल टू 10 और int y इक्वल टू 10, कुछ इस तरीके से। ठीक है, 10 10 बहुत हो गया, लेट से इनको 100 बोल लेते हैं। ओके, अब अगर मैं एक चीज़ प्रिंट करने की कोशिश करूँ, system.out.println, और यहाँ पे मैं लिखूँ x इक्वल इक्वल y, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बूलियन स्टेटमेंट प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, कि क्या x y के इक्वल है। अगर है तो ट्रू प्रिंट होगा, नहीं तो फॉल्स प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए हमारा ट्रू, बिल्कुल, क्योंकि दोनों में 100 की वैल्यू है। पर ऑन दी अदर हैंड अगर मैं करूँ इंटीजर x इक्वल टू लेट से 200 और इंटीजर y लेट से 200, और तब मैं अगर system.out.println करने की कोशिश करूंगा कि क्या x इक्वल इक्वल है y के, तो अब क्या प्रिंट होगा, देखो हमारा ओके एक्स वाई तो मैंने वेरिएबल ले रखे हैं, तो यहाँ पे मैं a और b ले लेता हूँ, a और b, ठीक है, और a और b को इक्वेट करा लेता हूँ, a को b से इक्वेट करा लेता हूँ, या फिर मैं इसको कमेंट भी कर सकता था, चलो अभी कमेंट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, इंटीजर a इक्वल टू 200 b इक्वल टू 200, अब a इक्वल इक्वल b है क्या, अब हमारा देखो लॉजिक तो कहता है कि ट्रू प्रिंट होना चाहिए, पर क्या ट्रू प्रिंट होगा, प्रिंट हुआ है फॉल्स, पर ऐसा क्यों, है ना। अब हमें ये समझना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम फटाफट अपने आईपैड पे समझते हैं। तो हम कह रहे थे कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही थी, अगर मैं तो लिख रहा था int x इक्वल टू लेट से 100 और int y इक्वल टू 100, और तब मैं अगर x को y से कंपेयर करता था तो ट्रू आता था, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। पर अगर मैं उल्टा लिखता था, अगर मैं इंटीजर x इक्वल टू लेट से मैंने 200 लिखा था और इंटीजर y इक्वल टू भी 200 लिखा था, और अगर मैं x को अब y से कंपेयर करता था तो हमारा फॉल्स आता था, बल्कि ट्रू आना चाहिए। तो ये सब क्यों हो रहा था, इसको समझाने के लिए ना हमें समझना पड़ेगा इंटरनली इक्वल इक्वल कैसे काम करता है, क्योंकि वहीं पे सारी गलती हो रही होगी, है ना। ओके, तो ये देखते हैं। देखो हमारे पास मैंने क्या कहा था, अगर हम एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, जब हम लिखते हैं इंटीजर x इक्वल टू लेट्स से 200, तो होता क्या है अंदर से। अब ये तो हमने लिखा है, हमें पता है कंपाइलर इसको कुछ इस तरह कन्वर्ट करता है, कंपाइलर इसको इंटरनली कुछ ऐसे कन्वर्ट करता है, भाई इंटीजर x इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 200। फिर ये आपका जो 200 है ये अपने आप एक इंटीजर 200 में कन्वर्ट हो जाता होगा, यानी कि क्लास के अंदर कन्वर्ट हो जाता होगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाता होगा, ठीक है। तो अंदर से क्या हो रहा होगा, अब आप सोचो इसके भी अंदर क्या हो रहा होगा, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ तो खुद एक मेथड है ना, ये किसी ना किसी तरीके से अंदर एक कंस्ट्रक्टर ही तो कॉल कर रहा होगा किसी रीजन से, है ना। तो आखिर में एक न्यू ऑपरेटर ही कॉल हो रहा होगा ना, न्यू इंटीजर कुछ ऐसे, और उसको एक वैल्यू मिल रही होगी 200। अब ये हम डायरेक्टली कॉल खुद नहीं कर रहे क्योंकि ऑप्टिमाइज नहीं है, हम बाद में देखेंगे कि वैल्यू ऑफ कैसे ऑप्टिमाइज है, पर कहीं ना कहीं अंदर से कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो ही रहा होगा यूजिंग द न्यू कीवर्ड, है ना। यानी कि जो अभी तक हमने बात की थी कि हमारी एक हीप मेमोरी रही होगी, एक हमारी स्टैक मेमोरी रही होगी, ठीक है, इसको मैंने बोला स्टैक, इसको मैंने बोला हीप, ठीक है, और इस हीप मेमोरी के अंदर एक इंटीजर नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा, और इस स्टैक मेमोरी के अंदर ये एक्स रेफरेंस वेरिएबल होगा जो पॉइंट करता होगा इसको, और इसके अंदर वैल्यू होगी 200, कुछ ऐसा हुआ होगा। बहुत बढ़िया। सेम गोज फॉर जब मैंने सेकंड स्टेटमेंट लिखी, लेट से इसके अलावा मैंने एक और स्टेटमेंट लिखी इंटीजर y इक्वल टू 200, तो भी यही सब प्रोसेस हुआ होगा कि इंटीजर y पहले वैल्यू ऑफ में कन्वर्ट हुआ होगा, अंदर से न्यू कॉल हुआ होगा, और अगेन यहाँ पे आके हमारा एक और मेमोरी ब्लॉक बना होगा 200 का, यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल बना होगा y, और वो पॉइंट करता होगा इसको, कुछ ऐसा होता होगा जब भी हम ये स्टेटमेंट्स लिखते हैं। अब आप सोचो हमारा जो इक्वालिटी ऑपरेटर है, हमारा ये जो ऑपरेटर है इक्वल इक्वल ऑपरेटर, ये पता है क्या करता है, ये आपकी इन वैल्यूज को कंपेयर नहीं करता, बल्कि जब आप लिखते हो ना x इक्वल इक्वल वाई, तो आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो क्या ये जो x रेफरेंस वेरिएबल है क्या ये y रेफरेंस वेरिएबल के इक्वल है। आप ये नहीं लिख रहे x डॉट वैल्यू, जो भी x के अंदर यहाँ वैल्यू पड़ी होगी क्या वो इक्वल इक्वल है y डॉट वैल्यू के, आप ये नहीं लिख रहे, आप सिंपल लिख रहे हो x इक्वल इक्वल y, यानी कि आप कह रहे हो क्या ये दो रेफरेंसेस इक्वल हैं। तो इक्वल इक्वल ऑब्जेक्ट्स के लिए रेफरेंसेस को कंपेयर करता है, रेफरेंसेस को, तो इसको मैं प्रॉपर लिखता हूं, इट कंपेयर्स रेफरेंसेस,
ठीक है, आप समझ पा रहे हो रेफरेंसेस को कंपेयर क्यों कर रहा होगा, क्योंकि आप उससे पूछ रहे हो क्या x y के इक्वल है, तो वो देखेगा x क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल, y क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल। अब अगर आपने x इक्वल इक्वल y लिखा है तो देखेगा x के अंदर क्या स्टोर है, और मैंने आपको बताया था x रेफरेंस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होगा, इस वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर होगा। लेट्स से इसका ऑब्जेक्ट है 1001 और इस वाले का ऑब्जेक्ट है 2001, कुछ इस तरह। तो इसके अंदर कहीं इंटरनली x के अंदर कहीं इंटरनली 1001 स्टोर होगा, y के अंदर कहीं इंटरनली 2001 स्टोर होगा। तो बेसिकली x कह रहा है कि मेरे पास भाई इस वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, y कह रहा है मेरे पास इस वाले एड्रेस का ऑब्जेक्ट है, और आप कंपेयर कर रहे हो क्या वो दोनों एड्रेस सेम है। आंसर बिल्कुल है नहीं, नहीं सेम है, इसलिए आपका आंसर आया फॉल्स। ठीक है, अगर आप चाहते हो आपका आंसर ट्रू आए तो दो चीजें हैं, एक तो आप कंपेयर करो इनकी वैल्यू को। अब आप x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, हमारे पास एक मेथड होता है x डॉट इंट वैल्यू। अगर आप लिखो x डॉट इंट वैल्यू फिर लिखो इक्वल इक्वल और कंपेयर करो y डॉट इंट वैल्यू से, तब क्या आंसर आना चाहिए, तब बिल्कुल आना चाहिए ट्रू, क्योंकि अब आप कह रहे हो x डॉट अंदर जो वैल्यू है सेम y डॉट अंदर जो वैल्यू है, और इन दोनों को आप कंपेयर कर रहे हो, अब आंसर आना चाहिए आपका ट्रू। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कुछ लोग ना बस इसको ऐसे समझ लेते हैं कि इक्वल इक्वल रेफरेंसेस कंपेयर करता है नॉन प्रिमिटिव में और वैल्यू कंपेयर करता है प्रिमिटिव में, पर आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल अप्लाई करो। जब मैं नॉर्मल ऐसे लिख रहा था, वाइट से लिखते हैं इसको, जब मैं नॉर्मल ऐसे लिख रहा था, लेट्स से इंट x इक्वल टू 10, इंट y इक्वल टू 10, तो प्रिमिटिव में तो आपको पता ही है ऐसा तो कुछ नहीं होता कि ये अलग एक स्टैक मेमोरी सॉरी हीप मेमोरी बनता है और ये अलग हीप मेमोरी बनता है, नहीं, आपके पास सीधा दो कंटेनर बनते हैं, एक x कंटेनर एक y कंटेनर, दोनों में वैल्यू आती है 10 10। तो जब इस केस में आप x इक्वल इक्वल y करोगे तो वो सीधा वैल्यू ही तो कंपेयर करेगा, क्योंकि x का मतलब ही 10 है, y का मतलब ही 10 है, y 10 को रेफर नहीं कर रहा, वैसे ही x 10 को रेफर नहीं करता, x का मतलब ही 10 है, राइट। x उस कंटेनर का नाम है जहां पे 10 स्टोर है। तो जब आप x इक्वल इक्वल y करते हो प्रिमिटिव में तो सीधा वैल्यू कंपेयर होती है। अब यहाँ पे जब आप नॉन प्रिमिटिव्स की बात करते हो और आप x इक्वल इक्वल y लिखते हो तो इक्वल इक्वल काम सही तरीके से कर रहा है, ऐसा नहीं है वो प्रिमिटिव में अलग काम कर रहा है नॉन प्रिमिटिव में अलग काम कर रहा है, काम तो अभी भी वो x और y को कंपेयर करने का ही कर रहा है। और x और y के अंदर है क्या, अलग अलग एड्रेसेस पड़े हैं, आपने उनकी वैल्यू तो पूछी ही नहीं, आपने तो बोला ही नहीं कि उनकी वैल्यू सेम है या नहीं, आपने पूछा क्या x y के सेम है या नहीं, और आंसर है फॉल्स। अगर आपको वैल्यू कंपेयर करनी पड़ती तो आप क्या करते, x डॉट इंट वैल्यू क्या सेम है y डॉट इंट वैल्यू के, है ना। अगर आप खुद का भी कुछ बनाते और उसमें एक गेटर बनाते तो आपको x डॉट गेटर गेट x और y डॉट गेट y कुछ समथिंग इस तरह कॉल करना पड़ता, आपको इस वैल्यू तक पहले पहुंचना तो पड़ता। x के अंदर ये 200 की वैल्यू थोड़ी है, x तो एक रेफरेंस वेरिएबल है, आपको डॉट ऑपरेटर लगा के यहां तक पहुंचना तो पड़ेगा, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इक्वल इक्वल कोई मैजिकली कुछ चेंज नहीं हो गया, एकदम से उसने अपना बिहेवियर नहीं बदल दिया, वो वही काम कर रहा है जो उसे करना चाहिए, पर हम थोड़ा समझ गलत लेते हैं। ठीक है, ओके। क्या एक और तरीका है हमारे पास इसको कंपेयर करने का, बिल्कुल है, हमारे पास एक और मेथड है इंटीजर क्लास के अंदर, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x डॉट इक्वल्स y, तो मेरे पास एक मेथड है इक्वल्स, अगर मैं x डॉट इक्वल्स लिखूं और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट पास कर दूं इंटीजर ऑब्जेक्ट y, अब आंसर मेरा बिल्कुल ट्रू आएगा, क्योंकि अब ये वैल्यूज कंपेयर करेगा तो ये मेरे को यहाँ पे देगा ट्रू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और चीज समझ गया, ये जो इक्वल्स नाम का मेथड है ये भी मेरी इंटीजर क्लास में एग्जिस्ट करता होगा। एक्चुअली इक्वल्स इंटीजर से नहीं आया, वो उसकी किसी एक पेरेंट से आया है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर अभी आप समझ गए इक्वल्स नाम का ऑब्जेक्ट मेथड भी जावा हमारे इंटीजर क्लास के अंदर होगा। ठीक है, ओके, एक बार इसको फटाफट कोड में देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम थे, हमने इंटीजर a इक्वल टू 100 और b इक्वल टू 200 किया था। वट इफ मैं यहाँ पे जब कंपेयर करूँ तो मैं लिखूँ a डॉट इंट वैल्यू और यहाँ पे मैं लिखूँ b डॉट इंट वैल्यू। अब अगर मैं इनको कंपेयर करूँ तो क्या अब ट्रू आएगा, बिल्कुल ट्रू आएगा, है ना। ओके, एक और तरीका था मैंने आपको बोला इनको कंपेयर करने का, अगर मुझे इंट वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करना, मैं लिख सकता हूँ a डॉट इक्वल्स b, कुछ ऐसे। अब मैंने डायरेक्टली इनको इक्वल्स कर दिया, अब अंदर से क्या हो रहा होगा, बिल्कुल ट्रू आएगा, है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया कि मेरे को अगर दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना होता है तो मैं सीधा उनके रेफरेंसेस इक्वल नहीं कर देता, a इक्वल इक्वल b गलत है। इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं इफ a एंड b पॉइंट्स टू सेम रेफरेंस, मैं ये कुछ पूछ रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गए, हाँ, पॉइंट्स टू सेम रेफरेंस, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो मैं आपसे ये पूछता हूं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ना हमने एक और नया मेथड देखा जो है इक्वल्स, जो हमने सोचा हमारी इंटीजर क्लास में होता होगा। अब फाइनली ना एक बार अपनी इंटीजर क्लास को अच्छे से कंस्ट्रक्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे दिखती होगी।
हाँ जी, तो देखो मैंने क्या किया, मैंने अपनी पूरी की पूरी इंटीजर क्लास कंसेप्चुअली खुद से विजुलाइज की और देखा कि वो कैसे दिखती होगी। सबसे पहले नाम होगा इंटीजर क्लास, वो फाइनल होगी। अब वो फाइनल क्यों होगी? देखो ये हमने समझा था कि अगर कोई क्लास होती है फाइनल तो आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। हम नहीं चाहते होंगे कि आप भाई इंटीजर को इनहेरिट करके एक नया डेटा टाइप बनाओ, है ना, क्योंकि इनबिल्ट क्लास है। और मैंने बोला ऑब्वियसली वो पब्लिक होगी ताकि कोई भी इसको यूज कर सके पैकेज के बाहर भी, जैसे हमने यूज किया। इसके अंदर एक प्राइवेट इंट नाम का वैल्यू होती होगी, एक इंट वैल्यू, ऑब्वियसली वो प्राइवेट होगी क्योंकि हम नहीं चाहते हम डायरेक्टली उसके साथ खेले। उसके लिए कुछ गेटर सेटर होंगे, है ना, एक कुछ कंस्ट्रक्टर होता होगा। तो मैंने इमेजिन कर लिया ये हमारा क्या है, हमारा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली कॉल नहीं करते क्योंकि अब डेप्रिकेट होने वाले, हमने करके भी देख लिया था। अच्छा, एक इंट वैल्यू होता होगा मेथड, जो हमारी क्या करता होगा, यही वैल्यू रिटर्न कर देता होगा। तो इट्स लाइक अ गेटर, कुछ ऐसा होगा, है ना। एक पब्लिक स्टैटिक इंटीजर वैल्यू ऑफ होगा जो एक इंट एक्स लेता होगा और उसको किसी तरीके से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता होगा, रिटर्न क्या करता होगा, इंटीजर। अब वो स्टैटिक होगा, है ना, हमने समझा था क्योंकि हम इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ कॉल करते हैं। और ये सारे मेथड पब्लिक तो होंगे ही होंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमें इन सबको कॉल करना है बाहर से। अब यहाँ पे देखो मैंने इसका इंप्लीमेंटेशन लिखा क्योंकि ऑब्वियसली मैंने क्या कहा था, अंदर से हो सकता है ये कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करता हो, पर कुछ ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए ये कैशिंग का यूज करता है। तो इसका इंटरनल जो वर्किंग है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, पर अभी हम इसमें पढ़ना नहीं है। हम मान के चलते हैं कुछ तो होगी कि ये इंट एक्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता होगा। लास्ट हमारा एक इंटीजर इक्वल्स नाम का मेथड होगा जो एक इंटीजर लेता होगा एक्स, जिससे हमें कंपेयर करना है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे हमें लेना चाहिए वाई, ठीक है। और ये एक्स डॉट इंट वैल्यू को वाई डॉट इंट वैल्यू से कन्वर्ट नहीं करेगा, ये करेगा रिटर्न दिस डॉट वैल्यू को कंपेयर करेगा y डॉट वैल्यू से। कुछ इस तरह से मैं इमेजिन कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से मैं इमेजिन कर रहा हूँ अंदर से काम होता होगा और हमारी ये इंटीजर क्लास बिल्कुल बढ़िया चलती होगी। पर क्या हमारी इंटीजर क्लास बस इतनी ही होगी? ठीक है, आंसर है नहीं। ये जो हमने यहाँ पे काम किया है ये है हमारा कंसेप्चुअल ओवरव्यू, कि हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं ये तो होगा। काफ़ी हद तक तो ये बिल्कुल सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन देखो सबसे पहले इसमें कुछ चेंज है। सबसे पहला तो ये कि ये जो इक्वल्स मेथड है ये इंटीजर का है ही नहीं, ठीक है। ये किसी और क्लास से आता है जो इंटीजर खुद इनहेरिट करती है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पर अभी के लिए आप समझ गए कुछ चेंजेस इसमें हैं। अब ये अंदर से कुछ कैशिंग भी इंप्लीमेंट करता होगा, वो भी हमने अभी तक नहीं सोची कैसे करता होगा, है ना। ऊपर से हमारी जो अगर ओरिजिनल इंटीजर क्लास है, अगर आप किसी भी आईडी के अंदर उस पर क्लिक करके जाके देखेंगे कि इंटीजर क्लास दिखती कैसी है जावा की, तो बहुत सारी चीज़ें अभी आपको उसमें समझ नहीं आएंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी तक हमने नहीं पढ़ी हैं। वो कुछ इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करता होगा, कुछ क्लास को एक्सटेंड करता होगा, है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, कुछ एरेज बने होंगे अंदर से। तो हमें इतना अंदर तक डेप्थ में नहीं जाना, हमें इसका कंसेप्चुअल ओवरव्यू समझना है कि वो इंटीजर दिखता कैसा होगा। पर एक बार आपने इस जावा की सीरीज को पूरा करा ना, आप जावा की कोई भी इंटरनल क्लास के अंदर जाके उसे पढ़ पाओगे कि अंदर से वो कैसे इंप्लीमेंटेड है। आपको हर चीज समझ आएगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई चीज समझ नहीं आ पा रही, ठीक है। ऑब्वियसली हर क्लास को अंदर से समझना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है क्योंकि बहुत सारी क्लासेस हैं, पर हमें ये पढ़ना जरूरी है कि वो कंसेप्चुअली कैसे दिखती होगी। कि कल को अगर आपको कोई बोले कि इंटीजर क्लास बनाओ या फिर डबल बनाओ, फ्लोट क्लास बनाओ, कि अंदर से कैसे बना होगा, तो आप उसे बना सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज, ये जो बार बार हम कैशिंग की बात कर रहे हैं कि भाई वैल्यू ऑफ यूज करो, ये कंस्ट्रक्टर यूज मत करो क्योंकि ये ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, क्या मतलब इसका? इनफैक्ट मैं एक स्टेप और आगे जाता हूं और आपको बोलता हूं कि ये जो अभी तक हम कंपेयर कर रहे थे ना ऐसे, कि भाई अगर आप इंटीजर x इक्वल टू 200 लिखोगे और इंटीजर y इक्वल टू 200 लिखोगे और फिर x इक्वल y करोगे तो आपका आंसर फॉल्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये रेफरेंसेस कंपेयर करता है। इसमें एक लूप होल है, पता है। अगर आप इसकी जगह यहाँ पे इंटीजर x में लेट से 100 स्टोर कराते और y में भी 100 स्टोर कराते और फिर x इक्वल y करके देखते, आपका आंसर ट्रू आ जाता। देयर इज अ वेरी हाई चांस, कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड कर सकता है, पर मोस्टली आ जाता। क्यों? मैं रीजन बताता हूँ। कैशिंग यही होती है कि इंटीजर क्लास आपकी अंदर से क्या करती है, जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, जब भी आप ऐसे लिखते हो इंटीजर x इक्वल टू 200, मैंने आपको क्या बोला, अंदर से क्या होता होगा, अंदर से इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 200 ऐसे आपका एक ऑब्जेक्ट बनता होगा। सेम जब आप लिखते होगे 100 तो अंदर से इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 100 ऐसे ऑब्जेक्ट बनता होगा। तो ये जो वैल्यू ऑफ है, हमारा जो अंदर से वैल्यू ऑफ मेथड है, ये क्या करता होगा, ये जो कॉमनली यूज्ड वैल्यूज हैं, और वो कॉमनली यूज्ड वैल्यूज हैं इस रेंज की,
-128 से +127, बेसिकली जो हमारी बाइट डेटा टाइप की रेंज होती है, उस रेंज के ना जितने भी इंटीजर्स हैं उनका ऑब्जेक्ट पहले से ही बना के रखता है ताकि आपको बार बार नए ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। तो क्या होगा, जैसे ही आपने इंटीजर को एक बार भी यूज करने की कोशिश की तो अंदर से पता क्या हो रखा है, अंदर से ये हो रखा है, लेट्स से ये आपकी बहुत बड़ी हीप मेमोरी है, अंदर से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है -128 का, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है -127 का, और ऐसे करते करते एक 0 का होगा और करते करते आगे जाता होगा +127 तक। ये सारे ऑब्जेक्ट मेमोरी में पहले से क्रिएटेड है और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक स्टैक मेमोरी में इनके रेफरेंसेस भी क्रिएटेड हैं। तो लेट्स से एक होगा ए, वो इसको पॉइंट करता होगा, एक होगा बी, वो इसको पॉइंट करता होगा, कुछ कुछ करते करते यहाँ पे लेट्स से कोई और वेरिएबल होगा ए बी, वो इसको पॉइंट करता होगा, और यहाँ पे एक्स वाई जेड कोई वेरिएबल होगा जो इसको पॉइंट करता होगा। बहुत सारे वेरिएबल्स बने होंगे। ये सब रेफरेंसेस हैं जो स्टैक में बने हुए हैं और ये सब हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हीप में बने हैं। ये कैशिंग है कि ये आपका पहले से बना हुआ है। तो जब आप लिखते हो x इक्वल टू 100, मतलब कोई भी आप -128 से +127 की रेंज में कोई भी वेरिएबल इंटीजर में डालते हो, तो बेसिकली अगर आप लिखते हो इंटीजर x इक्वल टू 100, तो एक्चुअली अब अंदर से ये नहीं हो रहा कि वो x को पहले इंटीजर डॉट इंट वैल्यू कॉल होता होगा, सॉरी वैल्यू ऑफ कॉल होता होगा, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 100। अब ये वैल्यू ऑफ मेथड क्या करेगा, अंदर से दोबारा कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करेगा इस 100 को बनाने के लिए, वो सीधा देखेगा कि क्या मेरी इस मैपिंग में 100 एग्जिस्ट करता है, 100 तो बना ही होगा इस रेंज में, है ना। तो उस 100 का जो भी रेफरेंस वेरिएबल है वो ला करके x को असाइन कर देगा। ठीक है, तो लेट्स से वो रेफरेंस वेरिएबल है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, कहीं यहाँ पे होगा आपका 100 और वो रेफरेंस वेरिएबल लेट्स से h, ठीक है, मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं h है। तो जब भी आप ये स्टेटमेंट लिखते हो इंटीजर x इक्वल टू 100, तो हुआ क्या होगा, अंदर से कंपाइलर ने इसको लिखा होगा x इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 100, कुछ ऐसे लिखा होगा। अब ये वैल्यू ऑफ नाम का मेथड कॉल हुआ होगा, वैल्यू ऑफ नाम के मेथड ने देखा होगा कि क्या 100 नाम का ऑब्जेक्ट मेरे पास पहले से क्रिएटेड है, आंसर है हाँ क्रिएटेड है, h नाम के रेफरेंस में एग्जिस्ट करता है। तो वो अंदर से क्या करेगा, x इक्वल टू h कर देगा, यानी कि x को भी वही रेफरेंस दे देगा जो h का है। अब अपने आप हमारा ये जो x है वो यहाँ आ गया और वो भी इसको पॉइंट करने लग गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जब दोबारा आप लिखोगे इंटीजर y इक्वल टू 100, तो भी सेम होगा, अंदर से दोबारा ये इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 100 ऐसे कॉल होता होगा। ये दोबारा देखेगा कि 100 का क्या एग्जिस्ट करता है, हाँ एग्जिस्ट करता है h नाम से, तो ये लिख देगा y इक्वल टू h इंटरनली, यानी कि y भी आकर के हमारा x को पॉइंट करने लग, सॉरी h को पॉइंट करने लग जाएगा जो h पॉइंट करता है ना। अब देखो x और y दोनों सेम रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं, तो आप खुद सोचो, अब जब आप लिखोगे कि क्या x इक्वल है y के, तो आंसर तो ऑब्वियसली ट्रू आएगा, है ना। इसलिए आप देखना कि जब भी आप -128 से +127 की रेंज में ये वाली चीज़ करने की कोशिश करोगे कि दो रेफरेंसेस को कंपेयर करो, तो आंसर आपका मोस्टली ट्रू आ जाएगा। और उसका रीज़न यही है कि हमारा जो वैल्यू ऑफ है वो अंदर से कैशिंग का यूज़ करता है फास्टर करने के लिए। वो इसलिए करता है ताकि बार बार आपको इस रेंज में नए ऑब्जेक्ट्स ना बनाने पड़े, और ये वो रेंज है जहाँ पे ज़्यादातर कॉमनली यूज इंटीजर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम पहली बात तो दो चीज़ें कहते थे कि हमारा जो वैल्यू ऑफ है आप वो यूज़ करो, वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है ये वाला मेथड, और इसका जो कंस्ट्रक्टर है उसे यूज़ मत करो, इसलिए वो डेप्लीकेट हो रहा है। अगर आप करते हो, आपको देखा आपने वहाँ पे एक लाइन आ जाती है कि भाई मत करो यूज़, हम हमेशा वैल्यू ऑफ प्रेफर करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी इंप्लीमेंटेशन भी दी थी क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अंदर से ये कैशिंग का यूज़ करता है जो कि अभी हमने समझा। दूसरा हमने देखा कि ये जो इक्वल्स मेथड है ये कैसे काम करता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और जो अभी तक हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पढ़ी थी ना उसको थोड़ा सा और डेप्थ में जाके समझते हैं। अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है विच कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, है ना, बस यही इसकी लाइन है, विच कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। बट काफ़ी लोग ना अभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं क्या, है ना, क्या वो क्लास फाइनल हो सकती है, क्या उसमें आपके स्टैटिक मेथड्स हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर बन जाते हैं। अगर हम इन क्वेश्चन को अपने बेसिक फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से सोचें तो हमें आंसर्स मिलते जाएंगे। तो हम ना एक एक करके उन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, और आपका ना माइंड खोलते हैं ये किसी भी क्लास को लेके। इन जनरल अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की भी बात कर रहे हैं, ये लॉजिक आप किसी भी क्लास में अप्लाई करोगे ना आपको आंसर वही मिलेंगे। ठीक है, तो इसको फटाफट कोड में चलते हैं और वही देखते हैं।
तो देखो यहाँ पे मैंने अगेन अपनी demo4.java करके खाली फाइल बना रखी है और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के लिए ट्रू होते हैं। तो अगर आप इन पॉइंटर्स को एक बार समझ लो, यही हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है भाई, विच कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड डायरेक्टली। उसको इंस्टेंशिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इनहेरिट करना पड़ेगा, उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। दूसरी जो इनहेरिटेड क्लास है उसका कैन कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो मेथड विदाउट इंप्लीमेंटेशन होते हैं, कैन कंटेन नॉर्मल मेथड्स, दोनों मेथड्स हो सकते हैं, और इज मेंट टू बी एक्सटेंडेड। ये बनी ही इसलिए कि इसको आप एक्सटेंड करो और इसका बेसिकली जो भी इसकी एक्सटेंडेड क्लास है उसके ऑब्जेक्ट्स बनाओ। ठीक है, ओके, ये सब हमें पता है। इन सारे पॉइंटर्स को मद्देनजर रखते ही हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देता हूँ अपनी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास लेट्स से एनिमल और कुछ ऐसे, और इसमें अब ये मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इसमें एक मैं नॉर्मल मेथड रख लेता हूँ और एक अपना कंक्रीट और एक ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख लेता हूँ। तो एक है मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड लेट्स से एब्स्ट्रैक्ट वॉइड मेक साउंड, क्योंकि एनिमल्स कैन मेक साउंड राइट, इसको मैंने यहीं ऐसे ही छोड़ दिया। और लेट्स से एक मेथड है मेरा वॉइड स्लीप, और ये मेरा नॉर्मल मेथड है। इसमें मैं लेट्स से इसको system.out.println ऐसे कुछ कर देता हूँ, println स्लीपिंग, कुछ भी ऐसे। ठीक है, अब इमेजिन करो मैं एक और क्लास बनाता हूँ, लेट्स से क्लास डॉग। ठीक है, डॉग भी एक एनिमल है, तो मैं कहता हूँ वो उसको एक्सटेंड करता होगा, एक्सटेंड्स एनिमल, और उसका काम होगा इस मेक साउंड को क्या करना, मेक साउंड को ओवरराइड करना। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते थे ओवरराइड, और वो क्या करता था, वॉइड आपका मेक साउंड ओवरराइड करता था। ठीक है, अब ये इसको कैसे ओवरराइड कर सकता है, एक डॉग कैसी आवाज निकालता है, मेकिंग बार्किंग साउंड, कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी क्लास होती थी, और अगर हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था तो हम ऐसे करते थे, एनिमल ए इक्वल टू न्यू, यहाँ पे हम लिख सकते थे डॉग, और हम ए डॉट मेक साउंड कॉल करते, और अगर हम इसे प्रिंट करते तो हमारा मेकिंग बार्किंग साउंड आ जाता। बहुत बढ़िया। पर क्या हम ऐसा कर सकते थे, एनिमल ए इक्वल टू न्यू एनिमल, ऐसे नहीं कर सकते थे, क्योंकि एरर आ जाता कि भाई कैन नॉट इंस्टेंशिएट एनिमल टाइप, क्योंकि वो तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो हमें बस यहाँ पे न्यू डॉग करना पड़ता। ठीक है, ये सब तो हमें पता है। ओके, अब पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चंस को मैं यहाँ लिखता हूँ, क्वेश्चंस, और ये सब वो है जो इंटरव्यू में कई बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, कैन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैव कंस्ट्रक्टर्स, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। सोचो, बिल्कुल फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल अप्लाई करो। देखो कंस्ट्रक्टर करता क्या है, कंस्ट्रक्टर कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इसका कल को क्रिएट हुआ तो उसमें मुझे क्या वैल्यूज डालनी है। तो लेट्स से यहाँ पे मेरा ये एनिमल है, इसमें मेरा एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप भी है, लेट्स से नेम ऑफ एनिमल। ठीक है, कुछ ऐसे। और अगर मैं इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर बना दूं एनिमल, और मैं क्या करूं, नेम, और यहाँ पे मैं एक नेम एक्सपेक्ट कर लूँ, स्ट्रिंग नेम। तो मैंने अपना एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया, और मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, जो भी यहाँ पे नेम आया उसको नेम में भर दो। तो क्या मुझे कोई एरर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। यानी कि यस, आंसर है यस, कंस्ट्रक्टर्स आर अलाउड, यस। ठीक है, पर क्यों अलाउड है, जब मैं इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकता तो इस कंस्ट्रक्टर का करूंगा क्या, क्योंकि अगर हम बिल्कुल फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से चलें तो कंस्ट्रक्टर का काम तभी नहीं आता जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, पर तब भी आता है जब आप इसके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो, क्योंकि हमने पता है कि जब भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा, जब भी डॉग का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ही होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, लेट्स से अपने डॉग टाइप का, और वो एक स्ट्रिंग नेम लेता होगा इस डॉग का, और वो क्या करता होगा, वो कॉल करता होगा सुपर, और इस नेम को दे देता होगा। बेसिकली उसने क्या किया, सुपर का मतलब हमने पढ़ा था क्या होता है कि अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करो। तो जैसे आपने डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे कोई नेम दिया, वो कॉल करेगा पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, पेरेंट कंस्ट्रक्टर ये रहा, और वो इस नाम में जो भी यहाँ पे नाम इसको आएगा वो असाइन कर देगा। ठीक है, तो क्योंकि डॉग का ऑब्जेक्ट बन सकता है, और डॉग का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप उसे एक वैल्यू दो और वो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा, इसलिए हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में कंस्ट्रक्टर्स अलाउड है। अब इसको आप ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेट्स से मैंने एक कुत्ते का नाम दिया ब्रूनो, कुछ इस तरीके से। अब ये अलाउड है, अब ये जाएगा यहाँ पे, ये कॉल करेगा अपने पेरेंट कंस्ट्रक्टर को, और पेरेंट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इस नेम वाली फील्ड में ब्रूनो डाल देगा। अब अगर यहाँ पे मैंने कोई मेथड नहीं बना रखा, पर अगर कोई मेथड होगा ना गेट नेम, तो वो ये वाला जो नाम यहाँ पे हमने डाला है जो कि ब्रूनो है, वो हमें लाके प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है भाई, कैन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन बी मेड फाइनल, और कैन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बी फाइनल। फाइनल कीवर्ड आप उन्हें लगा सकते हो क्या, सोचो एक बार इसको ध्यान से।
फाइनल कीवर्ड का मतलब क्या होता है? मैं कह रहा हूं अगर मैं किसी भी क्लास के आगे फाइनल लगाऊंगा तो मैं कहना चाहता हूं कंपाइलर को कि इस क्लास को कोई भी इनहेरिट नहीं कर सकता। पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब ही होता है कि उसको इनहेरिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अगर आप उसको इनहेरिट ही नहीं करोगे तो इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को तो कभी कोई डेफिनेशन ही नहीं मिलेगी, इसलिए ये अलाउड नहीं है। आप पहले देख लो, अगर मैं यहाँ पे लगा दिया फाइनल कीवर्ड तो हमारा एरर आ जाएगा, द क्लास एनिमल कैन ईदर बी एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल, दोनों आप नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल सही एरर है, यानी कि दिस इज नॉट अलाउड। और आपको रीजन भी पता है, क्योंकि फाइनल का मतलब ही होता है कि आप उसे इनहेरिट नहीं कर सकते, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इनहेरिट करना पड़ेगा, तो दोनों मिला करके तो बहुत ही ऑक्सीमोरॉनिक टर्म्स हो गए, राइट? इसलिए जावा इसको अलाउ नहीं करता। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन, कैन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव स्टैटिक मेथड्स? क्या स्टैटिक मेथड्स हो सकते हैं, या वेरिएबल्स वगैरह वगैरह क्या हो सकते हैं? अब देखो, स्टैटिक मेथड्स या स्टैटिक वेरिएबल्स वो मेथड्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं जो किसी क्लास से एसोसिएट हो, ना कि उसके ऑब्जेक्ट से। पर ऑब्वियसली आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते, पर जो स्टैटिक मेथड्स हैं या स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो तो क्लास से लिंक है। क्लास तो हमारी बनी हुई है एनिमल क्लास, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप में स्टैटिक मेथड होगा या स्टैटिक वेरिएबल होगा, राइट? तो बिल्कुल हो सकते हैं, आंसर है यस। इनफैक्ट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल भी हो सकते हैं, स्टैटिक ब्लॉक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चाहूँ तो मैं इसी में एक स्टैटिक लेट्स से स्ट्रिंग, एक कीवर्ड रख सकता हूँ टाइप, सॉरी एक वेरिएबल रख सकता हूँ टाइप, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब सही है। ठीक है, और मैं एक स्टैटिक मेथड भी बना सकता हूँ, लेट्स से, तो स्टैटिक वॉइड लेट्स से मैंने बनाया ईट, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अगर मैं कोई डिक्लेरेशन दे दूं, राइट? ऑब्वियसली इसको मैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, क्योंकि सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि स्टैटिक का मेथड क्लास से लिंक है, उसको भी अगर आप एब्स्ट्रैक्ट बना दोगे तो उसको तो कोई और डिफाइन ही नहीं करेगा, ये भी हमने पढ़ा था, है ना? तो हम ये भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ये सारी हटा देता हूँ। ठीक है, ओके, अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। लेट्स से फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहता है, कैन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैव प्राइवेट मेथड्स? क्या हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के पास प्राइवेट मेथड्स हो सकते हैं? देखो, सिंपल सा लॉजिक है, क्यों नहीं हो सकते? प्राइवेट मेथड्स बस वो मेथड होते हैं जो इस क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, अगर कोई मेथड इस क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं है और अगर वो आपने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट मेथड्स आर अलाउड। मैं लिख सकता हूं प्राइवेट लेट्स से वॉइड ईट नाम का एक मेथड लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अलाउड है। ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो मेरा प्राइवेट मेथड है ये खुद एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ये अगर एब्स्ट्रैक्ट हो गया, लेट्स से यहां पे मैं लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट और इसको मैंने बंद कर दिया, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि भाई देखो, ईट एक प्राइवेट मेथड है, यानी कि इसकी विजिबिलिटी बाहर है ही नहीं, और फिर आप कह रहे हो एब्स्ट्रैक्ट भी है कि भाई चाइल्ड क्लास इसको डिफाइन करेगी, पर चाइल्ड क्लास को तो ये दिखेगा ही नहीं ना, विजिबल ही नहीं होगा, तो ये तो प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए इसमें एरर आ जाएगा, द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ईट इन टाइप एनिमल कैन ओनली सेट अ विजिबिलिटी मॉडिफायर, या तो पब्लिक हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है, ऐसे आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है। तो हाँ, प्राइवेट मेथड्स आर अलाउड, यस, बट नॉन एब्स्ट्रैक्ट, ये रूल है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो इस एरर को दूर कर लेते हैं, इसको अभी के लिए हम हटा देते हैं। अब अपना अगला क्वेश्चन वो है कि कैन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैव फाइनल मेथड्स? अब ये बताओ कि क्या फाइनल मेथड्स हो सकते हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर? अगेन आंसर इज व्हाई नॉट, यस, बिल्कुल हो सकते हैं। क्योंकि फाइनल मेथड्स कौन से होते हैं? अगर मैं किसी भी मेथड को बोलता हूं फाइनल, इसका मतलब मैं चाहता हूं कि वो मेथड ओवरराइड नहीं हो सकता। तो अगर मान लो मैंने इस स्लीप को फाइनल बना दिया, फाइनल वॉइड स्लीप, कुछ इस तरीके से, तो इसका मतलब मैं बस ये कह रहा हूं, ये जो मेरा डॉग है या कोई भी ऐसा क्लास जो एनिमल को एक्सटेंड करेगी, वो इस स्लीप को ओवरराइड नहीं कर सकती, बाकी किसी को भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। स्लीप मैंने यहीं पे डिफाइन कर दिया है ना, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। पर ऑब्वियसली अगेन ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, फाइनल मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। अगर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया और इसको मैंने डिफाइन ही नहीं किया, अब ये ऑब्वियसली एब्स्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकते, एरर आ जाएगा, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनाना ना। आपने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया एक फाइनल मेथड को, फाइनल कहता है ओवरराइड नहीं कर सकते और एब्स्ट्रैक्ट कहता है ओवरराइड करना पड़ेगा। अगेन ऑक्सीमोरॉनिक टर्म्स है, तो यस हो सकते हैं, बट अगेन नॉन एब्स्ट्रैक्ट। ओके, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैव नो एब्स्ट्रैक्ट मेथड? क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाए उसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही ना बनाए? आंसर है यस, बिल्कुल हो सकता है।
अब आप कहोगे भैया ऐसा क्यों, ऐसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बनानी ही क्यों है जिसके अंदर कोई मेथड ही एब्स्ट्रैक्ट ही ना हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मान लो आपके पास ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, इसमें ये भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना होता, अगर मैं आपको बना के भी दिखाऊं, ये जो मेक साउंड है ये अपने आप की डेफिनेशन भी देता, तब भी अलाउड होता, कोई एरर नहीं आ रहा। और उसका रीजन ये है कि आपने ऐसा इसलिए किया होगा कि आप चाहते होगे कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ना कोई ऑब्जेक्ट ना बना पाए बस, लेकिन मैंने सबको डिफाइन जरूर कर दिया। अब आप ऐसा क्यों चाहोगे, कोई यूज केस हो सकता है, आप चाहोगे कोई भी डायरेक्टली एनिमल का ऑब्जेक्ट ना बनाए, पहले एनिमल को इनहेरिट करे और उसका ऑब्जेक्ट बनाए। अब लेकिन आपने इसमें कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं छोड़ा, ठीक है, आपने कहा हर मेथड आप ओवरराइड जरूर कर सकते हो, पर मैं उसकी डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन भी दूंगा। अब मेक साउंड की आपने कोई डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन यहां दी होगी, लेट्स से यहीं पे हम यहां पे लिख सकते हैं मेकिंग साउंड, तो कुछ डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन दे दी कि अगर कोई मेक साउंड को ओवरराइड करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो मेकिंग साउंड प्रिंट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। अब यही वो कुछ 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में आते हैं और लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। बट अगर आपका कोर लॉजिक बिल्कुल क्लियर है कि फाइनल मेथड्स क्या होते हैं, प्राइवेट मेथड्स क्या होते हैं, स्टैटिक क्या होता है, तो आप इसका आंसर कर सकते हो। इनफैक्ट सेम क्वेश्चंस अगर कोई भी और क्लास के बारे में पूछा जाए या कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप इसी लॉजिक को अप्लाई करके सारे आंसर्स दे सकते हो, ठीक है। अब मूव करते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, एक नए टाइप ऑफ क्लासेस की तरफ जो जावा के अंदर होती है, जिनको हम बोलते हैं पोजो क्लासेस। देखो पोजो क्लासेस क्या होती है, सबसे पहले पोजो एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होती है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। इसको हम बोलते हैं पोजो, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये कि जावा की ऐसी एकदम सिंपल क्लास जो कोई भी एक्सटर्नल कोई फ्रेमवर्क यूज नहीं करती, ऐसे कोई स्प्रिंग का फ्रेमवर्क यूज नहीं करती या कोई भी एक्सटर्नल चीज यूज नहीं करती, सिंपल एक क्लास है जिसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, उसके कुछ गेटर सेटर्स हैं। आप चाहो तो उसमें कल को बिल्डर डाल सकते हो, बिल्डर डिजाइन पैटर्न से आता है, या फिर थोड़े बहुत बिजनेस लॉजिक डाल सकते हो, बट जनरली एक सबसे सिंपल क्लास जिसमें या तो कुछ वेरिएबल्स है और उसके गेटर सेटर हैं। कहने का मतलब कुछ इस तरह की क्लास, लेट से मैंने एक क्लास बनाई सैंपल, ठीक है, उस क्लास के अंदर लेट से मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, इंट एक्स कर दिया और एक लेट से स्ट्रिंग कर दिया वाई। ऐसे इसका एक कंस्ट्रक्टर हो सकता होगा सैंपल, जो क्या करता होगा, एक इंट एक्स लेता होगा, स्ट्रिंग वाई लेता होगा और उसको यहाँ पे असाइन करता होगा, कुछ दिस डॉट एक्स इज एक्स, दिस डॉट वाई इज वाई, कुछ ऐसा करता होगा। और मैंने क्या बोला, कुछ गेटर सेटर्स हो सकते हैं कि भाई लेट से एक मेथड है अगेन इंट गेट एक्स, ठीक है, वो क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा एक्स को, है ना। ऐसे ही एक वॉइड सेट एक्स होगा जो एक इंट एक्स लेता होगा, उसको सेट करता होगा, कुछ इस तरीके से। सेम तरीके से इस वाई के मेथड्स होंगे गेट वाई और सेट वाई। तो बेसिक कुछ वेरिएबल्स हुए, उसका कुछ कंस्ट्रक्टर्स हुए और कुछ गेटर सेटर्स हुए। इस तरह की क्लास को हम कहते हैं पोजो क्लासेस। अब ये है क्यों, एग्जिस्ट क्यों करती है पोजो क्लासेस का, बेसिकली पर्पस क्या है। आप सोचो, आपको किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है, मैं बोल रहा हूं लेट से आपको एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक पोजो ही तो बनानी पड़ेगी। हम सोचेंगे ना कि उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, जैसे हमने बोला उसका कुछ नाम होगा, कुछ एज होगी, कुछ रोल नंबर होगा, कुछ लेट से कॉलेज होगा, कुछ इस तरह, ये होगा इसका कुछ डेटा, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रोग्रामिंग में सेम तरीके से आऊंगा कि भाई मैं आऊंगा और इसकी क्लास बना लूंगा स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से। और इसके डेटा को मैं यहाँ पे एज वेरिएबल्स रिप्रेजेंट कर लूंगा, नेम एज रोल नंबर और कॉलेज। अब अगर मैंने इनको प्राइवेट बनाया, जो कि मैं जनरली बनाता हूँ एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट देके, मैं क्या करूंगा, इसके कंस्ट्रक्टर और इसके गेटर सेटर्स भी बना लूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट को प्रोग्रामिंग में मॉडल करा, मॉडल, ठीक है। इसलिए इन क्लासेस को जनरली मॉडल क्लासेस भी बोलते हैं। जब हम कोई फ्रेमवर्क पढ़ेंगे जैसे कि स्प्रिंग बूट वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखना कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का कोई टेबल बनाते हैं, मतलब आप इसको अगर मान लो इस स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट को एसक्यूएल में स्टोर करोगे, ठीक है, जो एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है अगर आपको पता है, उसमें क्या होगा, टेबल्स होते हैं, राइट। उसमें आपके अलग अलग कॉलम्स होंगे, एक नेम होगा, एक एज होगा, एक रोल नंबर होगा, एक कॉलेज होगा। तो अगर आपने उसमें वैल्यूज डालनी है तो आपको एक ऐसी क्लास चाहिए होगी, एक ऐसी पोजो क्लास जो उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करे, एक मॉडल को रिप्रेजेंट करे, है ना। तो ये उस केस में बहुत काम आती है जब आप एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को सिर्फ मॉडल करना चाहते हो, उस पर ज्यादा ऑपरेशंस या बिजनेस लॉजिक नहीं डालना चाहते, या फिर कोई एक्सटर्नल फ्रेमवर्क यूज नहीं करना चाहते, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट पोजो का। अब देखो
पोजो ना कोई सब्जेक्टिव टर्म है, ऐसा नहीं होता कि ये परफेक्ट पोजो है कोई इम्परफेक्ट पोजो है। जनरली जब पोजो बना था तो कहने का मतलब बस ये था कि एक ट्रू पोजो वही होगी जिसमें कोई हार्ड कोर बिजनेस लॉजिक ना लिखा हो, हार्ड कोर बिजनेस लॉजिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल मैंने आपको बोला क्या क्या हो सकते हैं, आपके गेटर सेटर हो सकते हैं, ठीक है, आपके कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, ठीक है, आपके कुछ वेरिएबल डिफाइन हो सकते हैं, या जिसको हम फील्ड्स कहते हैं वो हो सकती है, वगैरह वगैरह। पर पोजो की डेफिनेशन अगेन मैंने बोला सब्जेक्टिव है। कुछ लोग उसमें बिल्डर भी डाल देते हैं, जो एक बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न से आता है, अगर आपको नहीं पता वो वीडियो देख सकते हो अलग से, या फिर उसमें थोड़ा बहुत बिजनेस लॉजिक भी डाल देते हैं, बिजनेस लॉजिक। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैंने स्टूडेंट क्लास में एक मेथड डाल दिया मार्क अटेंडेंस, राइट, तो वो थोड़ा सा बिजनेस लॉजिक हो गया जो मैंने स्टूडेंट क्लास के अंदर ही डाल दिया। तो कभी कभार मैं ये भी कर सकता हूँ, है ना। तो पोजो पहले तो बनी थी बस इस पर्पज से कि भैया हमें सिर्फ बिजनेस लॉजिक को रखना ही नहीं है, सिंपल गेटर सेटर कंस्ट्रक्टर वगैरह रखने हैं। पर बाद में क्योंकि लोगों ने बोला कि भाई पोजो का मतलब तो ये है ना कि कोई फ्रेमवर्क यूज नहीं कर रहे, तो बिजनेस लॉजिक डालने में क्या दिक्कत है या बिल्डर डालने में क्या दिक्कत है। तो वो एग्जैक्टली अब मॉडल नहीं कर पा रही। स्टूडेंट जो बाहर है और जो प्रोग्रामिंग में है उसको हमें क्लास से रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, पर उसमें हम उसके बिहेवियर्स को भी डाल रहे हैं। पर मैंने कहा था यहाँ पे एक पोजो क्लास में मैं उसके बिहेवियर्स को ना बता के सिर्फ गेटर सेटर बताऊं, बिहेवियर के लिए मैं एक अलग क्लास बना लूं, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो पोजो को भी हमने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और ये सिर्फ आर्किटेक्चरल कंपैरिजन है, ठीक है, एक्चुअली अंदर से तो दोनों पोजो ही होती है। ठीक है, मैंने कहा एक होता है आपका एनेमिक मॉडल, और दूसरा होता है आपका रिच डोमेन मॉडल। अच्छा, क्या होते हैं ये दोनों? ये बिल्कुल जो अभी हमने पढ़ा। एनेमिक मॉडल कहता है कि सिंपल पोजो जिसमें आपके सिर्फ गेटर सेटर होंगे, कंस्ट्रक्टर और आपकी फील्ड्स होंगी। ठीक है, सबसे सिंपल ये होगा आपका एनेमिक मॉडल। रिच डोमेन मॉडल कहता है कि थोड़ा बहुत बिजनेस लॉजिक हो सकता है, यह है रिच डोमेन मॉडल। दोनों हैं तो पोजो ही, आप कोई भी क्लास बनाओ वो पोजो ही कहलाएगी। पर बस एक थोड़ा सा सेपरेशन कर दिया कि क्या आपने एक एनेमिक मॉडल को बनाया है या एक रिच डोमेन मॉडल को बनाया है। तो अगर इसको हम कंपेयर करें तो लेट से आपने एक क्लास बनाई स्टूडेंट, और उसके अंदर आपने बस एक फील्ड रखी, लेट से स्ट्रिंग रखता हूं मैं, स्ट्रिंग नेम। अभी एक ही फील्ड मान के चलते हैं, इसका आपने कंस्ट्रक्टर रख लिया स्टूडेंट जो नेम लेता होगा, ठीक है, और इसके आपने गेटर्स और सेटर्स रख लिए। तो ये किस तरह की क्लास हुई? ये एनेमिक मॉडल हुई। ऑन दी अदर हैंड इसी स्टूडेंट में लेट से आपने एक नया बिजनेस लॉजिक इंट्रोड्यूस कर लिया जो कि था मार्क अटेंडेंस, जो इस स्टूडेंट के अटेंडेंस को मार्क करता है। और ये क्योंकि एक बिजनेस लॉजिक के अंदर आता है, उसका इस मॉडल से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, मतलब एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने से कोई लेना देना नहीं है। उस मॉडल को हम क्या बोलेंगे? रिच डोमेन मॉडल। तो ये हमने एक थोड़ा सा सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब मुझे बस आपको ये अच्छे से समझाना था। आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ आया। ऑटो बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को हमने अंदर से समझा, और बेसिकली हमने ये भी समझा कि हमारे पोजो क्लासेस क्या होती हैं। ठीक है, आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।